रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है। आज हम लोग जो आप लोगों के होगा और आप उसको जो है जो लोग यहाँ पर आज नहीं आ सक रहे हैं किसी भी नेट कनेक्टिविटी को आपसे मिस हो जाती है। मैम आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। अभी आ रही है आपका आवाज? हेलो नादिया, कैन यू हियर मी नाउ? मैम आप मतलब बहुत कम आ रही है, बहुत ज्यादा। लेट मी जस्ट अभी आ रही है आपको? यस ओके, सही है। तो इसके बाद जो भी यानी हम आई एम अबाउट टू शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। वहाँ पर मैं जो है ना आप लोगों के लिए जो है आप लोगों की पावर पॉइंट स्लाइड्स भी साथ में चलाएंगे। तो जो जो मैं बताती जा रही हूँ वो आप लोग जो है ना लाइव देख भी सकते हैं, ठीक है। और काइंडली जो इंटर हो रहा है प्लीज अपने माइक को साइलेंट करें। विलायत, जी काइंडली अपना माइक अपना साइलेंट कर दें। आप लोगों की जो है पावर पॉइंट लोड हो रही है। वहाँ उस दिन हमने जहाँ तक पढ़ा था आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो या कोई ऐसी चीज़ जो पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझ नहीं आई हो, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 minutes you can ask me your questions, your queries, whatever you have. Okay? तो हम पढ़ रहे थे बेसिक अजम्पशंस। हमने पढ़ा अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन के बारे में। हमने कहा कि जी अकाउंटिंग ये अज्यूम करती है कि एक ऑनर जो है वो अपने बिजनेस से अलग है। दिस अजम्पशन इज सोनली फॉर द पर्पस के ताकि हम जब रिकॉर्ड रखें अपने पास तो वो रिकॉर्ड जो है उसमें ऑनर जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना उससे विड्रॉ कर रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज, उस सब का हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद हो और कोई भी इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश विदाउट रिकॉर्डिंग ना हो। okay? हमने कहा कि अकाउंटिंग जो है वो तीनों टाइप के बिजनेसेस को, वेदर इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन, वो तीनों टाइप के बिजनेसेस को इसी तरह से अज्यूम करती है। और फॉर रेफरेंस हमने आपको ये भी बताया था कि जी जो लॉ है वो इससे थोड़ा सा अलग चलता है। लॉ कहता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वहाँ पर जो भी ऑनर्स हैं वो अपने बिजनेस से अलहदा नहीं हो सकते हैं, वो अपने बिजनेस से अलहदा नहीं हो सकते हैं। जबकि जो आपके कॉरपोरेशन है वो एक वाहिद टाइप का बिजनेस है जहाँ पर दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उसके तमाम ऑनर्स को एक जगह पर ला सके या उनको लायबल ठहरा सके। तो कॉरपोरेशन एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस है जो एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है बाय लॉ। तो सेपरेट एंटिटी का मतलब ये है कि लॉ की नज़र में हम किसी कॉरपोरेशन को सू कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, हम उसे कोर्ट में ले जा सकते हैं। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में अगर कोई आपके साथ धोखा करता है या ऐसा आपसे लोन लिया और वापस नहीं किया, तो वहाँ पर आप बिजनेस को सू नहीं कर सकते, वहाँ पर आप उसके ऑनर्स को सू करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड आपका लॉ। जी, इसके साथ हम मनी मेजरमेंट अजम्पशन हमने
किया था, एक क्विक रिव्यू आपको दे रही हूँ कि मनी मेजरमेंट अजम्पशन ये कहता था कि सिर्फ उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसके एज ए रिजल्ट ऑफ विच कोई इनफ्लो या आउटफ्लो कैश का अकर हुआ है, यानी आपने किसी चीज के लिए पैसे दिए हैं या किसी चीज के बदले में आपको पैसे मिले हैं, ओनली वो ट्रांजैक्शंस यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन योर अकाउंटिंग जर्नल्स। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन हमने पढ़ा था, हमने कहा कि जी अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन ये कहता है कि आप एक ऐसा पीरियड जिसमें आपकी अकाउंटिंग साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाए उसे हम अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन कहते हैं। आप कौन सा पीरियड रखना चाहते हैं ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, कौन सी तारीख से स्टार्ट होगा, कौन सी तारीख पर खत्म होगा, ये सारे का सारा मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि जी कब जो है ये हम कौन सा वाला अकाउंटिंग पीरियड हम यूज करेंगे। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमने बात की थी उस दिन कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है कि जी बिजनेस जब आपने स्टार्ट कर दिया तो व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेशन कि योर बिजनेस इज गोइंग टू बी फॉरएवर, इट इज गोइंग टू live forever or it is going to run forever and it is not going to be dissolved। हमने कहा था कि ये जो assumptions हैं, these assumptions lay the groundings on which हम आगे वाले principles को बनाते हैं। अगर हम ये assumptions नहीं रखेंगे तो हम आगे वाले principles को follow नहीं कर सकेंगे। तो ये 4 assumptions आपने हमेशा याद रखनी है कि बिजनेस अपने मालिक से अलग है और हम सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जिसकी कोई ना कोई मनी मेजरमेंट का कोई यूनिट हो, जिसमें मनी एक्सचेंज हुई हो। और तीसरा ये कि एक अकाउंटिंग पीरियड होगा। चौथा ये कि हमारा बिजनेस हमेशा चलेगा। अब ये जब चारों चीजें आप याद रखेंगे, हम इसके ऊपर आ जाते हैं अपने प्रिंसिपल्स पे। देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स लिंक करते हैं उन पिछले वाले अजम्पशंस से। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो प्रिंसिपल था, वो था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जी जो भी ट्रांजैक्शन कभी भी अकर होगी उस ट्रांजैक्शन के हमेशा दो इम्पैक्ट होते हैं। एक, आपको कोई चीज उसके बदले में मिलती है और आप उसके बदले में किसी और को कोई चीज देते हैं। इट इज जस्ट लाइक आपका न्यूटन्स लॉ, जिसमें हम कहते थे कि जी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब है कि जब भी कोई चीज होगी उसके बदले में दो तरह के इम्पैक्ट पड़ेंगे और वो दोनों इम्पैक्ट एक दूसरे से अलहदा होंगे। अगर एक राइट साइड पे जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट साइड पे जा रहा है। अकाउंटिंग में हम उसे कहते हैं कि जी एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्रेडिट हो रही है। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है उस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे ज्यादा तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना लाजिम है कि ऐसा नहीं होगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि जी कोई एक ट्रांजैक्शन हुई और उस ट्रांजैक्शन का सिर्फ क्रेडिट इम्पैक्ट पड़ा और उसका डेबिट कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि जी कोई ट्रांजैक्शन हुई वो सिर्फ डेबिट हुई और क्रेडिट उसके बदले में कुछ नहीं हुआ। हर ट्रांजैक्शन का कुछ क्रेडिट होगा तो उसी के बदले में कुछ डेबिट भी होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर आपने किसी से 10,000 रुपए की कोई चीज परचेज की है तो वो मैग्नीट्यूड है, वो 10,000 इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, बट उसके बदले में एक चीज डेबिट होगी। कोई एक अकाउंट ऐसा है जो डेबिट होगा 10,000 से और कोई एक अकाउंट ऐसा है जो क्रेडिट होगा 10,000 से। अब कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा वो समझने वाली बात है जो हम आगे समझेंगे और उसी के बेस पर फिर पूरी अकाउंटिंग आगे चलेगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने कहा था, रेवेन्यू रियलाइजेशन को मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट पहले पढ़ते हैं क्योंकि उस दिन भी हमने एक दफा पढ़ा था। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको रेवेन्यू रियलाइजेशन के ऊपर भी। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मकसद ये है कि जब भी आपने कॉस्ट अपने पास किसी एसेट की अपने पास रिकॉर्ड की तो हमेशा आप उसको उस ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिस पे आपने उसको परचेज किया है, जिस पे आपने उसको ओरिजिनली परचेज किया। और उसके पीछे मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि जी इससे पहले हम लोग एक अजम्पशन कर रहे थे, एक अज्यूम कर रहे थे कि यार जब हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हमारी अजम्पशन ये है कि दिस बिजनेस इज गोइंग टू बी फॉरएवर। और जब कोई चीज हमेशा आपके पास है तो आप हमेशा उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे याद रखते हैं। आप उसको मार्केट रेट पे नहीं याद नहीं रखते। हो सकता है कोई चीज आपने 10,000 की खरीदी, अब मार्केट में वो 20,000 की है, 25,000 की है, बट कोई भी आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे कि जी मैंने 10,000 की खरीदी। क्यों? क्योंकि आपने उसको अभी तक अपने पास रखना है।
जिस वक्त व्हेन यू डिसाइड के जी आपने अपना बिजनेस डिसॉल्व करना है, या व्हेन यू डिसाइड के जी नाउ यू आर टू सेल दिस थिंग दैट यू हैव, तो उस वक्त आप ये कंसीडर करते हैं कि यार मार्केट में इसकी क्या प्राइस चल रही है। अनलेस एंड अनटिल उस वक्त के आने तक आप हमेशा उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रखेंगे। इसीलिए जब भी हम लोग अकाउंटिंग में अपने रिकॉर्ड्स में अपने एसेट्स को मेंशन करते हैं या मेंटेन करते हैं, हम हमेशा उनको उसी कॉस्ट पे रखते हैं जिस कॉस्ट पे हमने उनको एक्चुअली परचेज किया था, और अपने पास यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना उस पर खर्चा किया, वो सारे का सारा हम एक्चुअली उसी कॉस्ट पे रखते हैं। अब वो कॉस्ट किस तरह डिटरमाइन होती है वो भी आगे आ रहा है, तो वो हम सारा उसमें पढ़ेंगे। अब जरा आ जाए ये रेवेन्यू रियलाइजेशन ये क्या है। हमें पता है कि अकाउंटिंग दो तरह की होती है। एक अकाउंटिंग है कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग इज सारा वो हिसाब किताब जो नकद पे हो रहा है, और नकद से जो है नकद पे आप कोई चीज खरीद रहे हैं और कोई आपसे जो है ना उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, या जो है ना कुछ भी आप उसके बदले में पैसे दे रहे हैं। लाइक आप अगर यहाँ पर आप कोई छोटी शॉप पे जाते हैं, किसी इंडिविजुअल प्रोप्राइटर शॉप पे जाते हैं, तो आपने बड़े देखा होगा कि वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ होता है कि नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। तो वो वाला जो सिस्टम है, दिस इज कैश अकाउंटिंग। यानी वहाँ पर वो किसी भी चीज को जब अपने पास एज ए रेवेन्यू लिखते हैं, तो वो जो पैसे उसको कैश की सूरत में मिले, और जब वो किसी को पैसे देते हैं तो वो उसको लिखते हैं कि जी ये हमारा एक्सपेंस है। लेकिन जब हम लोग सिर्फ कैश अकाउंटिंग के बेस पर काम करते हैं, तो हमारा जो मेन मकसद है बिजनेस को चलाने का वो नहीं हो सकता। देखिए बिजनेस जब हम लोग कोई स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट? कैन एनी ऑफ यू टेल मी? वरदान, कोई आइडिया है बेटा कि जो है ना जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप बिजनेस किस लिए स्टार्ट करते हैं? टू मेक प्रॉफिट मैम। प्रॉफिट, यस। आप प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वरना बिजनेस क्या हम लोग फारिग बैठे हुए हैं चले हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए तो नहीं है। हमारे पास एक इंटेंशन है, एक ऑब्जेक्टिव है कि वी हैव जनरेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जब आप बिजनेस कर रहे हैं और आप आपने एक बिजनेस सेटअप कर दिया है, अब आपके पास जो है कस्टमर आ रहा है जिसके पास पैसे हैं, वो आपसे आके पैसों पे वो चीज लेके जा रहा है, और कल वो आपके पास दोबारा आता है, उस वक्त उसके पास पैसे नहीं है और आप उसको लेट डाउन करते हैं कि जी उधार पे हम नहीं दे रहे, आप जब पैसे हो तब आना। तो क्या जब तीसरे दिन उसके पास पैसे होंगे वो आपके पास वापस आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसके एक आइडिया उसके जहन में बन गया ना कि जी ये दुकानदार या ये शॉपकीपर जितना भी अच्छा है, मैं इसके पास गया एक दिन, मैंने उससे चीज ली, इसने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, लेकिन अगले दिन जब मुझे जरूरत थी उस वक्त इसने मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा, उसने मुझे बिल्कुल लेट डाउन किया कि जी आपको तो मैं उधार पे कुछ नहीं दे सकता हूँ। जब आपने अपने कस्टमर बैंक बनाना है और आपने प्रॉफिट जनरेट करना है, सुपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करना है, तो उस सूरत में आपको अपना कस्टमर को हर तरह से सेटिस्फाई करना है। और वो सेटिस्फाई किस सूरत में होगा कि अगर उसके पास कैश मौजूद है तब भी आप उसे अच्छे से एंटरटेन करें, और जब आप उसके पास कैश मौजूद नहीं है तब भी आप उसे एंटरटेन करें। उस सूरत में वो हमेशा आपके साथ लॉयल रहेगा और वो हमेशा आपके पास वापस आएगा। तो इसलिए मैम एक सवाल मैम। जी जी जी, पूछे। मैम कभी कभार जो है ऐसा भी होता है कि जब हम उसे उनके पास कैश नहीं होते हम उसे दे देते हैं तो वो बड़ा फ्रॉड करता है, तो तब मतलब तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। बेटा नुकसान होता है, नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा है, और बीइंग इन पाकिस्तान तो वो वाले चांसेस जो है ना 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाते हैं। लेकिन देखिए हम लोगों ने तो जो है ना अपना हम किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि वो जो है ना एक लॉयल बंदा है, अच्छा बंदा है, वापस आएगा, रिलायबल है या नहीं है। हम इस चांस को लेते हैं भाई, हमने क्योंकि अपना कस्टमर बैंक बनाना है, तो हम ये चांस लेते हैं कि जी हम उसे पूरी तरह एंटरटेन करें। हाँ, अगर 10 में से 5 बंदे जो है ना हमारा उधार वापस नहीं लौटाते, लेकिन वो जो बकाया 5 हमें हमारा लौटा रहे हैं, वो तो हमारे लॉयल कस्टमर रहेंगे ना। और वो जो है पास ऑन करेंगे, जब दूसरे लोगों से बात करेंगे तो और कस्टमर बैंक हमारा इंक्रीज होगा।
तो अकाउंटिंग हर चीज को देखती है। अब ये आपको अकाउंटिंग सिर्फ ये नहीं बताएगी कि जी आप जो है ना उधार पे लोगों को देते रहें और लोग वापस नहीं आए, आप पैसे देते रहें कि आपके पास ज्यादा है। नहीं, वो आपको फिर ऐसे तरीके कार बताती है कि जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सके कि जी वो अपने उधार जल्दी वापस करें। तो यही हमने जो है आगे देखेंगे कि जी कौन से मेथड्स मैम 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 जी। आपकी आवाज भी बहुत धीमी आ रही है। अभी सही आ रही है? यस हाँ जी। माइक कौन सा मेरे ख्याल में। तो ऐसा है कि किसी का माइक ऑन है बीच में। सजाद क्या कर रहे हैं बेटा? मैं आपके 2 दफा आपका माइक ऑफ कर चुकी हूँ जी। तो हम कहते हैं कि अकाउंटिंग हमें एक बेसिक प्रिंसिपल्स अगर वो बताती है तो वो हमें तरीकाकार भी बताती है कि यार आप जो है ना कैसे अपने कस्टमर्स को डील करें, कैसे आप उन्हें अलूर करें कि वो जो है ना अगर आपसे उधार लेके जा रहे हैं तो वो आपको मेक श्योर करें कि वो आपको वापस भी करें। तो हम लोग चांसेस लेते हैं। ऑफ कोर्स 100% लोगों को हम उधार देंगे तो देयर आर 50% चांसेस के जो उसमें से 50% है वो वापस ही ना मिले, लेकिन बकाया 50% तो वापस मिलेगा और हमें उसमें नुकसान नहीं होता। नुकसान क्यों नहीं होता? क्योंकि जाहिर है हम हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन भी है जो हमें हेल्प करता है हम उस सारे रिस्क को कवर करने के लिए कि अगर कोई हमारा क्रेडिटर है जो हमसे भाग जाता है और हमें पैसे वापस नहीं करता तो हम उसे किस तरह से जो है एडजस्ट करते हैं, वो सारा तरीकाकार हम आप आगे जो है हमारे कोर्स में शामिल है और हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ मैम ये पे चीजें अकाउंट रिसीवेबल में आती है? एक एक करके। हाँ जी नादिया, क्या सवाल है बेटा? नादिया आप कुछ बोल रही? ये चीजें अकाउंट रिसीवेबल में आती है? कौन सी डबल में आती है बेटा? अकाउंट रिसीवेबल। हाँ जी, अकाउंट रिसीवेबल्स में आती है और अकाउंट रिसीवेबल्स को फिर कैसे मिटिगेट करते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है यस मैम। जी। अच्छा, तो हम कह रहे थे कि भाई अब हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि जी हम लोगों ने सिर्फ कैश अकाउंटिंग नहीं करनी, हम लोगों ने उधार पे भी अपने कस्टमर्स को जो है एंटरटेन करना है। हमने उनको इस तरह से रखना है कि वो हम लोगों से जाए नहीं, हम हमसे जो है ना हम हमें छोड़ के किसी और की तरफ स्विच ओवर ना कर जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कैश अकाउंटिंग नहीं करते, हम अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। अब स्टैंडर्ड जो है वो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग क्या बोलता है कि भाई आप जो है ना अपने पास एज ए रेवेन्यू या एज एन एक्सपेंस किसी चीज को रिकॉर्ड कर लें, इररिस्पेक्टिव कि आपको उसके बदले में कैश किस वक्त मिल रहा है और इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप उसके बदले में कैश किस वक्त दे रहे हैं। आप लोगों को पता है कॉन्सेप्ट रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंस क्या है? रेवेन्यू क्या है जी सजाद? मैम रेवेन्यू क्या है? जो एसेट जो हमारे एसेट पे इनकम जनरेट होती है उनको रेवेन्यू के। जी, जो हमारी इनकम जनरेट होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। मैं जब रेवेन्यू को डिफाइन करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि रेवेन्यूज आर एक्चुअली रिटर्न्स। हम उसे प्रॉफिट नहीं कहते, हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ये रिटर्न है। जब भी आप कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके बदले में जो आपको मिल रहा है वो आपका रिटर्न है और वो क्या है, वो रेवेन्यू है। जब आप कोई चीज बेचते हैं उसके बदले में जो भी पैसे मिले वो आपका रेवेन्यू है। ठीक है? और उस चीज को बनाने के लिए या उस चीज को लेके आने के लिए आपने जो भी खर्चा किया वो आपका क्या है, एक्सपेंस है। हम हमारे पास एक आम सी जो है ना इक्वेशन है कि जी whenever you want to know what is the profit of your economic activity, you have to minus your expenses from the revenues। ये तो हम लोगों को पता है। ठीक है? तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस यानी ये दोनों जो हैं ये हमारे ओवरऑल हमारे बिजनेस का और हमारे अकाउंटिंग का मेन हिस्सा है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम प्रॉफिट अपना डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें नहीं ये पता चलेगा कि जी ये अकाउंटिंग पीरियड में हमने प्रॉफिट किया या नुकसान किया।
तो कैश बेसिस अकाउंटिंग अगर होती तो हमें आसानी से पता होता कि यार हम लोगों ने जो है ना 50,000 का खर्चा किया था और हम लोगों ने जो सामान वगैरह सेल आउट किया है या जो बनाया जो तमाम खर्चे वगैरह निकाल के तो हमें 20,000 का फायदा हुआ क्योंकि हमारे ओवरऑल रेवेन्यू जो था वो 70,000 था। ठीक है, तो 70,000 में से हमने -50,000 कर दिया तो हमें पता चल गया कि जी हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना है, वो 20,000 है। लेकिन जब अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग की बात आती है, अब हम जब अपने उन कस्टमर्स को इंटरटेन कर रहे हैं जिनके पास पैसे मौजूद नहीं हैं और बदले में हम भी कुछ ऐसे लोगों के कस्टमर्स हैं जो हमें एंटरटेन करते हैं। अगर हमारे पास पैसे ना हो तब भी वो हमें रॉ मटेरियल और हमें सामान प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों सूरतों में अब ना हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं टोटल और ना ही हम जो है टोटल कैश पे आउट कर रहे हैं। कुछ कैश हमें मिलता है लेकिन बहुत सारे हमारी ट्रांजैक्शंस का जो कैश है वो हमें बाद में मौसूल होता है या एडवांस में हमें मिल जाता है। तो हम उसे कैसे फिर अपने पास रिकॉर्ड करें, तब हम लोग अक्रूवल बेसिस मैम अकाउंटिंग। आपकी आवाज़ बहुत कट कट हो रही है मैम। अभी आ रही है बेटा? यस मैम अभी सही है। आई डोंट नो, ये माइक की पोजीशनिंग थोड़ी सी ऐसी है कि ये जो है ना कभी कभी हो जाता है, आउट हो जाता है। अच्छा खैर, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग हो रही है तो आई होप कि वहां पर आपको जो है इसमें सही आवाज सुनाई दे देगी अगर बाद में भी आप उसको गो थ्रू करेंगे तो। जी तो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग जो है वो दो तरह के हमें प्रिंसिपल बताती है। एक प्रिंसिपल ये वाला है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई आप इसको रेवेन्यू, किसी भी चीज को, किसी भी ट्रांजैक्शन को आपने किस वक्त अपने पास ऐसे रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करना है, जब आपने अपनी तरफ से अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज दूसरे को प्रोवाइड कर दी। जब आपने अपनी तरफ से अपना प्रोडक्ट या सर्विस आगे वाले को प्रोवाइड कर दी, देन यू आर एलिजिबल कि आप उसको एज ए रेवेन्यू अपने पास रिकॉर्ड कर लें। अब यहाँ कैश की कोई बात नहीं हो रही। हो सकता है जी हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करें और वो कहे कि जी मैं 2 दिन बाद आपको जो है इसकी पेमेंट कर दूंगा, तो आपने उसको आज की तारीख में अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया और उसके बदले में अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड कर लिया अपने पास कि ये पैसे मुझे बाद में मिलेंगे। इसी तरह हो सकता है कि किसी ने आपको स्टार्ट में पैसे दिए हो, एडवांस पेमेंट भी हम लोग करते हैं, उसने आपको एडवांस में पेमेंट कर दिया, लेकिन जिस वक्त आपके पास वो कैश आ गया आप उसे एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप उसे एज ए अनअर्न्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। वो पैसे आपके ऊपर लाइबिलिटी होता है तब तक जब तक आप अपनी सर्विसेज उस एडवांस के अगेंस्ट अपनी सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट है जो आपने प्रोवाइड करना है वो आपने आगे वाले को प्रोवाइड ना कर दिया हो। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल सिंपल है कि भाई आप अपने पास रेवेन्यू तब रिकॉर्ड कर सकते हैं जब आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस यानी आपने अपना काम अपनी तरफ से पूरा कर लिया है, इररिस्पेक्टिव कि कैश आपको किस वक्त मिलेगा। आर यू क्लियर ऑन दैट? मैम ये मतलब ये अकाउंट रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ जाएंगे ना? हाँ जी, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो सारे इसी यानी इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे चलते हैं। ठीक है? अच्छा मैम मतलब जब हमने अपना काम कर दिया ना तो हम उसी वक्त अपने हिसाब किताब कर लेंगे, तो यही रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू रियलाइजेशन। ठीक है मैम। तो इसके साथ रेवेन्यू रियलाइजेशन के साथ एक और जो है ना प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है, एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे, चेयरपर्सन की कॉल आ रही है मुझे, एक मिनट से होल्ड कीजिए।
हेलो जी, आप लोगों के लिए चेयरपर्सन की तरफ से एक पैगाम है। अभी उन्होंने मुझे दिया है कि जो है ना स्टूडेंट्स में ये बात बता दें कि अगर किसी ने ऊट-पटांग हरकत की ड्यूरिंग क्लासेस तो उन्हें जो है ना क्लासेस से रिमूव कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग जो कोई किसी भी टीचर को तंग ना करें, ताकि आप लोगों को जो है क्लासेस लेने का मौका दिया जा सके। ठीक है? अच्छा तो रेवेन्यू रियलाइजेशन की बात हम लोग कर रहे थे। इसी के साथ अकाउंटिंग में एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली डील करता है किसके साथ? आपके एक्सपेंसेस के साथ। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आपने जिस पीरियड में एक आपने जिस पीरियड में रेवेन्यू को अपने पास रिकॉर्ड किया है, उस पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस आपने जो है ना इनकर किए हैं, वो एक्सपेंसेस भले आपने कैश में पे आउट किए हैं या नहीं किए हैं, या आपने उनकी एडवांस पेमेंट की है, आप उन्हें मैच करें उसी रेवेन्यू से। यानी अगर जनवरी के महीने में आपने 10,000 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, जिसमें से सिर्फ 7,000 लेट्स सपोज सिर्फ 7,000 आपको जो है ना कैश की सूरत में मिले, बकाया 3,000 आपको फरवरी में जाके मिलेंगे। लेकिन उस 10,000 को जनरेट करने के लिए भी आपने जो एक्सपेंसेस किए थे वो 4,000 के थे, जिसमें से आपने 2,000 पे किए हैं और बकाया 2,000 आपने फरवरी में जाके पे करने हैं। लेकिन आप उसे रिकॉर्ड किस वक्त करेंगे? आप जनवरी में रिकॉर्ड करेंगे। आप कहेंगे कि जी 10,000 मेरा जो है रेवेन्यू है जनवरी का, और 4,000 मेरा एक्सपेंस है जनवरी का। तो ओवरऑल जब 10,000 में से 4,000 कट गए तो इट मीन्स कि 6,000 का प्रॉफिट हुआ है मुझे जनवरी के महीने में। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन और मैचिंग कॉन्सेप्ट ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पे हैं और दोनों रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को डील करते हैं। रेवेन्यू रियलाइजेशन कि भाई जब आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस दे दिया। मैचिंग कॉन्सेप्ट कि जी यू हैव टू माइनस योर एक्सपेंसेस और यू हैव टू मैच योर एक्सपेंसेस टू द रेवेन्यूज ऑफ द सेम पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। ठीक है? हमारी सारी अकाउंटिंग इसी के बेस पे चलती है, इन दोनों प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, क्योंकि हम लोग कैश अकाउंटिंग नहीं करते तो हम इसी को देखते हैं कि जी ये कैसे चल रहा है। अब ये इसका फायदा क्या है कि इररिस्पेक्टिव कि हमें अभी तक वो पैसे मिले नहीं या हमें बाद में मिलेंगे, हम तब भी बता सकते हैं कि यार एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने जो ऑपरेशंस किए थे उसके बदले में कितना प्रॉफिट जनरेट करने के हम लोग काबिल हुए। भले वो पैसे हमें अगले महीने मिले या अगले साल मिले, कोई मसला नहीं है उससे, लेकिन हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाता है कि यार इस महीने में या इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने इतना काम किया था और इसके बदले में हम इस काबिल थे कि हम इतना प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर सके। ओके मैम ये मैचिंग कॉन्सेप्ट एक बार बताएं मैम। कौन सा वाला मैचिंग कॉन्सेप्ट? यस मैम। जी बेटा, मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ये आपका डील के साथ हमने अभी बात की थी, एक्सपेंसेस के साथ डील कर, और ये कह रहा है कि आपने जिस अकाउंटिंग पीरियड में जो रेवेन्यू अर्न किया है उस अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को उसी रेवेन्यूज में से माइनस करने हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। अभी मैंने कहा ना, एक एग्जांपल दी कि यार हो सकता है कि 10,000 हमने कमाए थे जिसमें से सिर्फ 7,000 मिले, 3,000 जो है वो हमारे रिसीवेबल्स हैं जो अगले अकाउंटिंग पीरियड में हमें मिलेंगे। और हो सकता है कि हम लोगों के 4,000 एक्सपेंसेस थे जिसमें 2,000 हमने दिए और 2,000 पेएबल हैं अगले उसमें। अब ये नहीं है कि जी जब फरवरी के पैसे मुझे मिलेंगे तो मैं वहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं काटूंगी कि जी यहाँ मुझे 3,000 एक्स्ट्रा मिले और 2,000 एक्स्ट्रा मैंने पे कर दिए। वो 3,000 और 2,000 उसका हिसाब किताब कहाँ होगा? जनवरी में होगा कि जी ये 4,000 ये 3,000 भी जो है जनवरी के थे और ये 2,000 जो मैंने दिए हैं वो भी जनवरी के थे। ठीक है मैम जी? जी जो प्रॉफिट होगा उस पीरियड का, तो फिर वो मतलब वही लिखा जाएगा जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बेसिस पे होगा, चाहे वो कलेक्ट किया हो या नहीं किया हो। हाँ जी, जिस पीरियड में होगा उसी में लिखा जाएगा, भले वो कलेक्ट हुआ है नहीं हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश किस यस वक्त
आ रहा है, किस वक्त जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं। तो हम अपने पास एक बस रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि यार कौन सा अकाउंटिंग पीरियड में कितना रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ। ठीक है, यस मैम। तो उससे हेल्प आउट होता है कि ये हमें पता चलता है कि कितना हम लोगों ने प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस हमारे चल रहे हैं, कितने एफिशिएंटली हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है? अगर हम लोग ये नहीं करेंगे और हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड करें उस वक्त कैश जिस वक्त हमें रिसीव हुआ है उस वक्त हम लोग उसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, तो आप जरा देखें कि वो अनजस्टिफाइबल नहीं हो जाएगा कि जनवरी फरवरी में हमने इतना काम नहीं किया। ठीक है, हो सकता है लॉकडाउन की वजह से जी फरवरी में हमारे जो है ना ऑपरेशंस इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, तो वहाँ पर जो है वो 4000 एक्स्ट्रा नज़र आ रहे होंगे, उसके पीछे कोई सोर्स नहीं होगी, कोई फाउंडेशन नहीं होगा कि काम तो हुआ नहीं, ये 4000 रुपये किधर से आए। समझ आ रही है बात? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसी पीरियड में लिखेंगे जिस पीरियड में एक्चुअली हम लोगों ने उसको रियलाइज किया है, या इन एक्सपेंसेस की बात करें तो जिस पीरियड में हमने उनको इनकर किया है। तो मैम ये अकाउंट जब मतलब मिसाल के तौर पर जब हमें नहीं पे हुआ है, तो मतलब उस वक्त हम उसे काउंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हमें वो एक्चुअल जो रेवेन्यू है उनमें से बाज जो मिले हैं तो वो मिले, जो नहीं मिले हैं तो वो नहीं मिले। क्या क्या पर गड़बड़ नहीं होगा, मतलब मिक्सअप नहीं होगा मैम? बेटा अगर देखें ये हमें हम लोगों ने अपने पास रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अगर हमें नहीं मिलेगा तब भी हमें पता चलेगा कि कौन से वाले थे जो हमें नहीं मिले, क्योंकि वो तो अकाउंट रिसीवेबल में ही आएंगे ना। और उसके बेसिस पर फिर मैनेजर्स क्या करते हैं जी, डिसीजन लेते हैं कि क्या वजह थी कि जी ये रिसीवेबल्स हमें मिले नहीं। और हम लोगों ने जो अब हम जो है अकाउंटिंग में वो हर चीज़ के लिए हम लोग जो है जगह बनाते हैं कि भाई हम लोग रिसीवेबल्स हम लोग जो है ना अकाउंट्स पे लोगों को चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन वो इसके रिटर्न हमें नहीं कर रहे, तो फिर हम उसके ऊपर भी जो है ना डिसीजन लेते हैं कि जी हमारी क्या पॉलिसी में कोई मसला है कि हमसे जो लोग उधार लेके जा रहे हैं वो हमें वापस नहीं कर रहे, या इन लोगों के साथ इशू है जिनको हम लोग सामान सप्लाई कर रहे हैं और वो जो है ना अच्छे क्रेडिटर नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है कि वो हमारे पैसे हमें वापस करें। तो मे बी पॉसिबल वो डिसाइड करें कि नेक्स्ट हम लोगों ने इन लोगों के साथ काम नहीं कर रहा। ठीक है, हम इनको छोड़ दें, या हम लोगों ने हम अपने लिए दूसरे कस्टमर सर्च करें और हम इन्हें जो है ना इतना ज़्यादा दोबारा से जो है एंटरटेन ना करें। अब आपसे अगर कोई उधार लेके जाएगा, एक दफ़ा लेके जाएगा और वो आपको वापस नहीं करेगा, तो दोबारा अगर वो उधार लेने आएगा तो ऑफ कोर्स आप उसको उधार नहीं देंगे, आपको पता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, सही है ना। तो नेक्स्ट आप उसको उसके यस। ऊपर भरोसा ही नहीं करेंगे, ट्रस्टवर्दी नहीं है वो। जब आप बैंक के पास आप जाते हैं लोन लेने के लिए, देखें बैंक भी आपके जो है ना पिछले सारे रिकॉर्ड्स निकालती है। वो ये देखती है कि अगर आपने कहीं और से जो है ना लोन लिया है तो व्हाट वाज योर स्टैंडिंग उस जगह पर, कि आपने क्या उसको वापस किया था, कि आपने ट्रस्टवर्दी थे, तब वो आपको देती है। मैम मिसाल के तौर पर अभी बैंक का जो मतलब लोन कोई लेता है तो उसके बदले वो कोई मतलब लाइबिलिटीज या प्रॉपर्टी जो है वो वारंटी के तौर पर लेते हैं। तो क्या मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग में भी ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई वो डील हो कि मतलब कैश पे नहीं किया है तो ये मिसाल के तौर पर वारंटी के मतलब ले लें? हो सकता है, हो सकता है, अकाउंटिंग तो हर जगह चलती है ना। अब आपके जितने ये बैंक वाले हैं वो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, और जो है ना आप कंपनीज हैं वो भी अकाउंटिंग कर रही हैं, स्टेट लाइफ वाले हैं वो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो वो सारे अगर किसी को दे रहे हैं पैसे या किसी से ले रहे हैं, तो वो ये वो अपने पीछे से जो है ना अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए तो वो करते हैं ना, वारंटीज लेते हैं, गारंटीज लेते हैं। तो वो फिर लार्ज स्केल की बात है कि अगर जो है ना बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पर जो है ना जब उन्होंने बड़े लॉन्स देने हैं तो उन लोगों को गारंटी की ज़रूरत है। जब छोटे स्केल की अब एक दुकान वाला है तो वो तो ये नहीं देखेगा कि जी सज्जाद आ रहे हैं तो उनका जो है ना विलायत को मैं जानता हूँ, तो विलायत जो है ना उसकी गारंटी लेंगे तो मैं उसको पैसे दूंगा वरना नहीं दूंगा। पहली मरतबा में वो ऐसे ही धक्के में भी आपको चीज़ दे देगा। आपने 2 दफ़ा उसे चीज़ ली, तीसरी दफ़ा वो आपको उधार दे देगा। अगर आपने चौथी दफ़ा उसको वापस नहीं किया पैसा और फिर आप उससे उधार के पास उधार लेने गए तो वो आपको नहीं देगा। तो वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक सिस्टम है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक सिस्टम है। ठीक है, चलें अब ज़रा आगे हम मूव करें। ये दोनों प्रिंसिपल्स आप लोगों को क्लियर है जी। आज मैं चाह रही हूँ कि मैं इस चीज़ को कवर कर लूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो जाए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो हम जो है ना अपना पहले अकाउंटिंग साइकिल को स्टार्ट कर लें।
जी, बेसिक कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट या फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि जी आप जब अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो आप उसकी टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो अपने रीडर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जी आपने जो कुछ भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, हो सकता है जी हम लोग एक वक्त में 3 महीने का अकाउंटिंग पीरियड लेके चल रहे थे, फिर लेटर ऑन वी डिसाइडेड कि जी हम 3 महीने का नहीं, हम 6 महीने पे स्विच कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीना बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट हो जाता है, हम जो है ना इसमें अकाउंटिंग साइकिल अपनी पूरी नहीं कर सकते, तो लेट्स स्विच ऑन टू 6 मंथ्स अकाउंटिंग साइकिल। अब ये 3 मंथ से अगर 6 मंथ्स पे हमने स्विच किया है, तो हम अपने जो भी हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, हम उसके फाइन प्रिंट्स में ये चीज़ मेंशन करते हैं कि जी अब हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, आप इसे कंपेयर नहीं करेंगे पहले से, क्योंकि अब यहाँ पर ये चेंज हो गया है, ये 3 से अब 6 महीने हो गया। बेसिकली फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे जो स्टेटमेंट्स वगैरह है उनकी तो एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हम लोग छेड़ नहीं सकते, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी अकाउंटिंग हमें कहते हैं, मजबूर करते हैं कि जी वो भी आपने अपने यूजर्स के साथ शेयर करनी है। तो उसके लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फुट नोट्स हैं, एंड नोट्स हैं, एनेक्शियर्स हैं। आप लोगों ने बुक में देखा होगा, अगर आपके बुक के मेन टेक्स्ट में कोई ऐसी बात आ जाती है जो ऑथर्स जो है वो समझता है कि जी ये और ज़्यादा एक्सप्लेन करना मांगता है, तो वो उसके ऊपर कोई स्टेरिक लगा देते हैं या कोई नंबर उसको दे देते हैं, और उसी पेज के नीचे वाले हिस्से में एक लाइन लगी हुई होती है जिसके नीचे वो नंबर लिखा होता है और उसके आगे उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया होता है। ये जो एक्सप्लेन करने का ये तरीका कार है, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का तरीका कार है, यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग भी आपको कहती है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की वजह से कि आपने अपने तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन अपने रीडर्स को प्रोवाइड करनी है। अगर वो आपकी स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं बन सकती, तो आप एक्स्ट्रा एनेक्शियर लगा के या फुट नोट्स में या एंड नोट्स में आप अपने वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मेक श्योर करें कि आपके रीडर्स तक पहुंचे। ठीक है मैम, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही आएगी ये सारी इंफॉर्मेशन? जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही आएगी, और वो इसी तरह आती है जैसे आपके बुक्स में आती है कि जी उसके ऊपर यस। निशान लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं, और उसी साइन को फिर आगे एक्सप्लेन किया जाता है, तो कोई भी रीडर उसको लिंक कर सकता है कि जी ये साइन जो है इसका मतलब ये है। यस मैम। मैम ये जो हाँ जी, आवाज आपकी कट रही अकाउंटिंग पीरियड होता है, मतलब ये हमें किस चीज के लिए जरूरी होगा? क्या इसके लिए कि मतलब yes, मैम? कैश के लिए भी बता सकते हैं। देखिए कैश बहुत सारी चीजें हैं अकाउंटिंग में, जब आगे आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे। देखिए कैश, लेट्स सपोज कैश का आपने नाम लिया तो कैश की बात बताते हैं। कैश जब आप अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं तो वो सारे का सारा कैश यूजेबल नहीं होता, हो सकता है। देखिए हम मुख्तलिफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कुछ कैश हम लोगों ने जो है ना मुख्तस किया हुआ होता है कि जी इससे हम लोग सिर्फ सैलरी देंगे, कुछ अकाउंट होते हैं वो मुख्तस होता है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए कि जी हम लोग इससे डेवलपमेंट का काम करेंगे, इससे हम लोग एसेट्स खरीदेंगे, इससे हम लोग जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देंगे। तो जब ये कैश आपने जो है ना मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तस किया हुआ है, एलोकेट किया हुआ है, तो भले वो आपकी स्टेटमेंट में पूरे का पूरा जो है ना दूसरे कैश के साथ नजर आ रहा है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। फिर आप क्या करते हैं, आप नीचे एंड नोट्स में लिख देते हैं कि जी कैश अगर ये लेट्स सपोज 5 मिलियन नजर आ रहा है, तो इसमें से 2 मिलियन ऐसा है जो एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड में शामिल है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? मैम, जी चलें अभी आगे चलते हैं। तो उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी चीज़ आप अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उसमें अपनी तरफ से जो है ना उसमें उसकी कोई फिगर नहीं लगा सकते। आप हमेशा उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं जिसका आपके पास कोई प्रूफ मौजूद है। आप ऑब्जेक्टिव हैं, यानी आपके पास एविडेंस मौजूद है। यानी आप अगर लेट्स सपोज अपने ऑफिस के लिए एक एसी परचेज करके लेके आ रहे हैं, तो उस एसी का जो आपने परचेज किया है उसके आपके पास रिसिप्ट्स होंगी,
और उस रिसिप्ट्स पे जो कीमत लिखी हुई है वही कीमत आपने अपने पास लिखनी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो ये एसी 50,000 में खरीदा है, लेकिन आपके किसी एम्प्लॉई ने या आपके कलीग ने आपको बता दिया कि जी ये तो मार्केट में 70,000 से कम का मिल नहीं रहा है। आपने 50,000 में खरीदा, आपने तो बड़ा फायदा कमाया है ना। आप उसे ये नहीं कह सकते कि अब क्योंकि वो आपको बोल रहा है कि 70,000 का है तो आप उसको 50,000 के बजाय आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लिख दें कि जी ये 70,000 का मैंने। नहीं, आप उसे 50,000 ही लिखेंगे, ठीक है, जिस चीज का आपके पास प्रूफ हो। फिर है आपका मैम फिर वो 20,000 हम लोग बेनिफिशियरी में डाल सकते हैं? क्या बेटा? बेनिफिशियरी में वो 20,000 वो अब बैलेंस शीट में आप वो 50,000 ही मेंशन करेंगे, आप उसे 70,000 मेंशन नहीं करेंगे। आप उसकी नहीं, मतलब बेनिफिशियरी में बेनिफिशियरी का आई एम नॉट गेटिंग, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। मैं वो कह रहे हैं कि वो 20,000 जो हमें प्रॉफिट मिल रही है क्या उसे हम बेनिफिशियरी अकाउंट में डाल सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं सर? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि जब हमारे पास अभी वही आगे जब अब ये मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, आप लोगों को शायद नजर आ रहे हैं, तो मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स अभी इसी प्रिंसिपल को थोड़ा सा आगे और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये जो हमने ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल पढ़ा, अभी आपके क्वेश्चन इसमें आंसर हो जाएगा इस वाली स्लाइड में, ठीक है। मैं उसको रिलेट करूंगी उधर से ताकि आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाए। जरा देखें कि पहला जो है प्रिंसिपल आपके पास है कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर तो आपको किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करने में जो आपको उसका बेनिफिट है वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है तो आप उस प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी प्रिंसिपल के ऊपर चलना जो है वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है तो आप उसे अपनी जरूरत के मुताबिक थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कैसे मॉडिफाई करेंगे आप जरा देखें। कहाँ गया जी, ये सबसे आखिर वाला जरा देखें। ये प्रूडेंस जो है, बीच वाले दो को हम लोग पढ़ते हैं, जरा अब ये इसको एक दफा देख लें। ये प्रूडेंस जो है ये बताता है कि भाई आप हमेशा एंटिसिपेट करें कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसे हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि जी आप कहीं पर भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है ना एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, आप लॉसेस को लाजमी अपने पास मेंशन करें। लेट्स सपोज कि अगर यही जो एसी है ये हमने खरीदा तो हमने 50,000 के बजाय 70,000 में खरीद के लिया है, और हमारा जो कलीग था उसने हमें बताया कि जी आपने नुकसान किया, ये तो 50,000 में मिलता है मार्केट में। तब हम क्या करेंगे? अब हम इसे 70,000 पे लिखेंगे अपने पास या 50,000 पे लिखेंगे? बताएं कहाँ चले गए आप? 70,000 लिखेंगे, 70,000 में। मैम 50 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 20,000 हमने नुकसान किया है। ये प्रिंसिपल हमें वो यही बता रहा है लॉस मिल जाएगा। जी। हम लिखेंगे कि 50,000 का ये एसी था और 20,000 हमने लॉस किया है किस पे? परचेज ऑफ द एसेट पे। जब वो हमें कह रहा था कि आपने 20,000 का फायदा कमाया है, हम उसे अपने पास मेंशन नहीं करेंगे कि ये जो प्रूडेंट प्रिंसिपल है ये हमें कहता है कि आप प्रॉफिट को अपने पास खामखा नहीं लिख सकते। सिर्फ एक बंदे के कहने पे आप ये नहीं कहेंगे कि जी ये 20,000 का मुझे फायदा हुआ है। लेकिन हाँ, जब आपको ये पता चले कि जी आपने नुकसान किया है तब आप उसको अपने पास जरूर लिखेंगे। इसे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंट प्रिंसिपल कहते हैं। उर्दू में अगर कंजर्वेटिज्म की बात करें तो समझे कि आप अकाउंटेंट क्या है, दकियानूसी हैं, क्लोज माइंडेड लोग हैं, पुराने किस्म के सोचने वाले हैं। ये जो है ना कभी कोई अच्छी बात नहीं सोचते, समझे कि जो है ना गलत बातें सोचने का इनको जो है ना हक हासिल है अकाउंटिंग की तरफ से, ठीक है। तो वो बात आपकी वहां पर क्लियर हो गई। कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल भी आपको पता चल गया, प्रूडेंट प्रिंसिपल भी पता चल गया। दो चीजें हैं बीच में, एक है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल और ये दूसरा जो है वो है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी मैम प्रिंसिपल मैम आपने कहा कि मतलब वो 20,000 जो है हम लॉस में लिखेंगे, वो लॉस में क्यों लिखेंगे? जब हमने 70,000 परचेज किया तो हम 70,000 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने मार्केट प्राइस से ज्यादा में उसको खरीदा है।
मार्केट प्राइस 50,000 थी, हम लोग उसको जो है ना 70,000 में ले आए, तो वो जो गलती हमसे हो गई है, हम उसको एज ए लॉस अपने पास मेंशन करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल उसकी प्राइस जो है वो 70,000 नहीं है। ठीक है, अच्छा मैम कॉस्ट बेनिफिट एक बार फिर से रिपीट करवा दो। कौन सा वाला बेटा? कॉस्ट कॉस्ट बेनिफिट। बेनिफिट, जी। यस मैम। आप देखिए, जो पहले वाले प्रिंसिपल्स थे ना, वो सारे आपके बेसिक प्रिंसिपल्स थे। ये जो है मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स हैं। ये क्या कहते हैं, इसमें आपको पहले वाले प्रिंसिपल्स में अगर कोई तब्दीली लानी है तो उसके लिए ये आपको जो है ना रूम प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। अब कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल सबसे पहले है, वो यही चीज कह रहा है कि जी जब आप कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं और उसका अप्लाई जब कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट जो है उसकी कॉस्ट से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं जिसका कॉस्ट उसके ऊपर चलना जो है वो हमें ज्यादा नुकसानदेह हो रहा है, तो देन यू के अकाउंटिंग आपको इजाजत देती है कि जी आप उस प्रिंसिपल को चेंज कर लें, थोड़ा सा चेंज कर लें, इतना चेंज कर लें कि उसका कॉस्ट और बेनिफिट जो है एक दूसरे के बराबर हो जाए, वो आपके लिए नुकसान ना साबित हो, हाँ आपको उसको इस्तेमाल करने से फायदा हो। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल सिंपल ये है। क्या इसका मतलब ये है मैम कि मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आपने 5 रुपए में खरीदा, उसको जो है 7 रुपए में बेचना? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ये सिर्फ आपके प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर रहा है बेटा। सिर्फ ये आपको ये बता रहा है कि जी आपका अगर कोई प्रिंसिपल आप यूज कर रहे हैं और उस प्रिंसिपल का जो है ना, अब जैसे हम लोग कॉस्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे थे कि जी हिस्टोरिकल कॉस्ट हमेशा वो होनी चाहिए जिसपे आपने उसको खरीदा, लेकिन अब हमें ये भी पता चल गया कि जी प्रूडेंट हमें बताता है कि जी अगर आपने नुकसान किया है तो आप उसको जो है ना नुकसान को अपने शो करें। अब अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट प्रिंसिपल इस्तेमाल करूंगी तो मेरी बैलेंस शीट में जो है ना एक एसेट वो जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना ऑर्डिनरी ज्यादा महंगा नजर आ रहा है, 70,000 नजर आ रहा है। तो कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल को अगर मैं देखूं तो ठीक है, मैं उसको 70,000 नहीं, मैं उसको 50,000 कर देती हूँ। मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट को छोड़ दिया और मैंने उसको 70,000 से 50,000 कर दिया। जो 20,000 एक्स्ट्रा मेरे से खर्च हुए हैं अब वो मैं अपने नुकसान के बीच में डाल रही हूँ। तो ये जो मैंने चेंजेस लाई, हिस्टोरिकल कॉस्ट को कम किया और जो है ना उसको लॉस की तरफ ले गई, ये चेंजेस मैं किसकी वजह से लाई? इस कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि इसने मुझे ये रूम प्रोवाइड किया, ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि जी अगर मुझे नुकसान हो रहा है उस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने से तो मैं उस प्रिंसिपल में थोड़ी सी तब्दीली ले आऊं। क्लियर हुआ? मतलब अपने लॉस को मतलब दोबारा उसको बराबर करने के लिए कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। जी, आपने लॉस अपना जो है ना अपने रिकॉर्ड्स क्योंकि मेंटेन करना है, इसीलिए कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल वहां पर अप्लाई हो सकता है, यानी आप अपने स्टैंडर्ड से डेविएट कर सकते हैं। फिर है आपका कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, फिर तो मटेरियलिटी पे आते हैं, क्योंकि मटेरियलिटी थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मांगता है, डेफिनेशन मांगता है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जी आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, यानी जो भी आप रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने मेक श्योर करना है कि आप उससे स्टिक करें। और जब आप उसको चेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की वजह से आप उसको मेंशन करेंगे कि जी अब ये वाली चीज हमने छोड़ दी है और हम स्विच कर रहे हैं किसी और चीज के ऊपर। 3 महीने का अकाउंटिंग पीरियड कुछ से स्विच कर रहे हैं किसमें, 6 महीने पर। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जी जब आपने अगर 3 महीने पे चल रहे हैं तो हमेशा 3 महीने पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपकी स्टेटमेंट्स एक दूसरे को कंपेरेबल हो जाती है। अगर एक स्टेटमेंट हमारे पास जो है ना फर्स्ट 3 महीनों की है जी 2019 की, और दूसरा जो है सेकंड 3 महीनों की है, फिर जो है ना थर्ड 3 महीनों की, और फिर लास्ट वाले क्वार्टर की 3 महीनों की है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जी पहले 3 महीनों में इतना हम लोगों का रेवेन्यू था और इतना एक्सपेंस थे, दूसरे में इतने थे, तीसरे में इतने थे, चौथे में इतने थे। तो कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ ये है कि यार जब आप कोई एक सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप उसी को स्टिक करें। अगर आप उसको चेंज करते हैं तो फिर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आ जाता है कि जी आप अपने रीडर्स को भी बताएं कि जी हमने इससे स्विच किया है और अब हम ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात नहीं है, वो जो है ना आपके हो सकता है कि आपकी अकाउंटिंग के प्रोसेस भी हैं।
सपोज आपके जो है ना डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ तरीके हैं रिकॉर्ड करने के। कुछ लोग स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, तो वो हमेशा फिर स्ट्रेट लाइन पे ही चलते हैं ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। अगर वो स्ट्रेट लाइन से कहीं और जो है ना स्विच करते हैं, तो वो फिर जो है बाद में, ये नहीं कि अगले महीने उसने स्ट्रेट लाइन से जो है ना डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पे चले गए और फिर तीसरे महीने उसने दोबारा स्ट्रेट लाइन चला दिया, इस तरह नहीं करेगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन ही चलेगा। फिर अगर वो कोई और मेथड यूज करना शुरू करता है, तो फिर वो कोई और मेथड ही चलाता रहेगा आगे तक। फिर है आपका मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सिर्फ ये कह रहा है कि जी आप कोशिश करें कि आप स्टिक करें उसी तरीके पे, उसी प्रोसीजर पे जो आपने शुरू में किया है, ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक दूसरे से कंपेरेबल रहें, उनकी कंपेरेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े। मटेरियलिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। मटेरियलिटी प्रिंसिपल जैसे कि इसके नाम से जाहिर है जी, ये मटेरियल बता रहा है। ये कहता है कि आप, अगर आपके पास आप कोई खर्चा कर रहे हैं, आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, तो जितने भी आपके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो वो आपने डिस्क्लोज करनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ गैर ज़रूरी है, उसे ज़रूरत ही नहीं है आपने वहाँ पर बताने की। आप उसे जो है ना छोटे छोटे खर्चों को आप मर्ज कर लेते हैं किसी और चीज़ के साथ। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अगर एक छोटी सी दुकान है, वो दुकान वाला जो है वो चाहता है कि वो अपनी दुकान के लिए कुछ फर्नीचर परचेज करे। वो एक या दो चेयर्स परचेज करता है। वो एक या दो चेयर जो परचेज करता है वो उसके लिए बहुत वर्थ रखती है। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान का साइज ही इतना है कि वो इसे अपना एक बहुत बड़ा एसेट कंसीडर करता है कि मैंने दो चेयर्स परचेज कर ली। तब वो क्या करता है, वो जब इसे परचेज करके लाता है, वो इसे इसे एज एन एसेट अपने पास रिकॉर्ड करता है। लेकिन यही दो चेयर्स हैं, मैं सपोज अगर ब्यूटम्स ये दो चेयर्स जो है डिसाइड करता है कि दो चेयर्स परचेज करके लेके आ रहे हैं, तो ये दो चेयर्स जब वो अपने पास लेके आ रहे हैं, तो उनके पास पहले से ही हजारों चेयर्स मौजूद हैं। तो ये दो चेयर्स का कोई खर्चा उनकी नज़र में नहीं है। वो इसे अगर अपने पास एसेट के तौर पर लिखेंगे, तो एसेट के बहुत ज़्यादा फंडे हैं आगे कि एसेट को रिकॉर्ड करना, फिर उसको डेप्रिशिएट करना, फिर वो जब ख़त्म हो जाए फिर उसको जो है डिस्पोज ऑफ करना। तो उस सारी चीज़ों से बचने के लिए वो कहते हैं कि छोटा सा खर्चा है, इसको जो है ना सिंपल सा जो है ना हम एक्सपेंस के तौर पर लिखें। दोनों की अप्रोच में फ़र्क है। एक बंदा उसे एसेट लिख रहा है, दूसरा उसको एक्सपेंस लिख रहा है। वो क्यों ऐसे कर रहा है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल की वजह से। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको लाजमी एज एन एसेट अपने पास लिखेंगे, और आप लाजमी उस चीज़ को अपने स्टेटमेंट्स में फुली डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे लोगों को कि जी ये चीज़ हम लोगों ने की है, या ये चीज़ हम लोगों ने परचेज की है, ये चीज़ हम लोगों ने सेल आउट कर दी। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसकी कोई अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेट्स सपोज आप जो है ना एक घर बना रहे हैं, और घर के लिए आपको जो है ना टाइल्स भी लेने हैं, और जो है ना ईंटें भी लेनी हैं, और जो है सीमेंट भी लेनी है। तो ये बड़े बड़े खर्चे हैं। उस बड़े बड़े खर्चों को आप उसके बीच में काउंट करेंगे, लेकिन उसके साथ आपको जो है ना दरवाजों में लगाने के लिए 100 या 200 कीलें लेनी है, तो वो इतना छोटा सा खर्चा है। आप उसको अलग से काउंट नहीं करेंगे कि जी ये मैंने जो है ना 100 रुपए की जो है ना इतनी 200 कीलें खरीदी। तो वो छोटा खर्चा है, उसे मेंशन आप ना करें। आप उसको क्या करते हैं जी, आप उसको एक लंप सम में किसी छोटे खर्चे में एक ही जगह, जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं उन सबको एक ही जगह जो है ना जमा करके उसे ना एक्सपेंस के तौर पर। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल इस चीज के ऊपर बेस करता है कि जो अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे आप लेफ्ट आउट कर लें, या आप उसको दूसरे छोटे छोटे आइटम्स के साथ मर्ज कर लें। हाँ, आवाज बंद करें जी। अच्छा सॉरी, मैं आप लोगों की कन्वर्सेशन नहीं देख रही थी, अभी मैंने देखा है। आई होप कि मैंने आप लोगों के सारे सवाल बता दिए हूँ। अच्छा, अब आते हैं जी इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें पता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, सॉरी,
केमिस्ट्री में आप लोगों ने इक्वेशंस की शक्लें तो बहुत ज़्यादा देखी होंगी, मैथ में भी देखी होंगी। इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब हमेशा ये है कि जी दो साइड्स हैं, एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, और वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल है, यही मतलब है। जी फिरदौस, क्या क्वेश्चन है बेटा, बताएं मुझे। हाँ, हम लॉस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हम लॉस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर प्रॉफिट। हम प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अगर हमें कोई बताए भी कि भाई हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, तब भी हम उसे नहीं लिखते अपने पास। हम क्या करते हैं, हम लॉस लिखते हैं। जो लॉस हमें पता चल जाए कि हमने किया है किसी भी सेल में या परचेज में, तो हम उसे अपने पास लाजमी मेंशन करते हैं। अच्छा, हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की। इक्वेशन हमने कहा कि जी जैसे कि इक्वेशन कहता है कि भाई एक राइट हैंड साइड है, अगर आप लोगों को मेरा कर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा है तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इक्वेशन होने की वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। इक्वेशन का यही मतलब है ना। जब हम लोग केमिस्ट्री में भी इक्वेशंस को सॉल्व करते थे या मैथ में सॉल्व करते थे, तो हम इसी तरह करते थे, इसी प्रिंसिपल के बेस पे, इसी अजम्पशन के बेस पे चलते थे। तो अकाउंटिंग में भी इस इक्वेशन का यही मतलब है कि ये जो साइड है ये हमेशा इस साइड के बराबर रहेगा। और आप देखेंगे कि अकाउंटिंग में जो है ज़्यादातर जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उनकी शक्ल इसी तरह से है कि वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होंगी, और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एसेट साइड है और राइट हैंड साइड हमेशा लायबिलिटीज या ऑनर्स इक्विटी साइड है। अब यहाँ पर एक 3-4 चीज़ें जो है वो समझने वाली हैं। ये इक्वेशन बेसिस है, बेसिक है और फाउंडेशन है। तो यहाँ ज़रा आपको गौर से सुनिएगा। ये जो 3 आपको अकाउंटिंग के जो है ना अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं, एक ये एसेट्स, ये लायबिलिटीज और ये ऑनर्स इक्विटी, ये 3 अकाउंट्स वो हैं जिसे हम परमानेंट अकाउंट कहते हैं। परमानेंट अकाउंट का क्या मतलब है कि ये अकाउंट कभी खत्म नहीं होते। जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये अकाउंट्स हमेशा हमेशा चलते रहते हैं। हर अकाउंटिंग पीरियड में इनके बैलेंस जो है, जब एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है तो इसका जो बैलेंस होता है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होता है। इसी तरह एसेट्स हैं या लायबिलिटीज है या ऑनर्स इक्विटी है, इनकी तरह हमारे पास 2 और अकाउंट भी हैं जिन्हें हम परमानेंट अकाउंट नहीं कहते, वो टेम्पररी अकाउंट है। टेम्पररी अकाउंट का मतलब क्या है कि जी ये अकाउंट जो है ये एक टाइम पे एक मिनट जी, तो टेम्पररी अकाउंट्स का मतलब क्या है कि जी जिस अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो इनका बैलेंस 0 होता है, लेकिन Manur, assets and liabilities are not almost the same. There is a difference between them. Or what is the difference? I'm going to show you that. हम इसे क्यों कह रहे हैं कि जी ये एक दूसरे के बराबर होंगे? वो इस वजह से क्योंकि हमने पहले कहा कि जी अकाउंटिंग क्या है, मैन मेड है। और जब इंसान ने इसको तख्लीक किया है तो जाहिर है उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इनके, ताकि ये कंसिस्टेंट रह सके, ताकि पूरी दुनिया में यूनिवर्सली जहाँ भी अकाउंटिंग इस्तेमाल हो उनके कुछ रूल्स ऐसे हों जिनको हर कोई समझता हो, और उसमें अगर गड़बड़ ना हो तो इसका मतलब है कि जो है ना हमारे इक्वेशंस में या हमारे रिकॉर्ड्स में कोई गड़बड़ नहीं मचेगी। अब यहाँ पर उस कंसिस्टेंसी को कायम रखने के लिए उन्होंने ये इक्वेशन बनाई है कि ऐसे जो है वो लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी के हमेशा बराबर होंगे। हम जो पढ़ रहे थे कि ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम या ड्यूअल जो है ना डबल एंट्री सिस्टम जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, अब उसी सिस्टम को हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो इसी इक्वेशन के बेस पर है।
और इस इक्वेशन को जब आप याद रखेंगे तो आप आगे जो है ना उस एंट्री सिस्टम को भी समझेंगे और आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी हमेशा मेंटेन रहेगा। अब होते क्या है नादिया एंड मानूर, होता क्या है अब वो हम आपको जो है ना इसके साथ समझा रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ सुन लें कि मैंने कहा कि जी एसेट और लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी ये तीनों क्या हैं, हमारे परमानेंट अकाउंट्स हैं। परमानेंट अकाउंट का मतलब है कि इनका बैलेंस क्या है, कैरी फॉरवर्ड होगा, हमेशा चलता रहेगा। जबकि मैंने कहा कि हमारे पास दो टेम्पररी अकाउंट्स हैं, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंस। अब उनको टेम्पररी मैं इसलिए कह रही हूँ कि जी जब एक अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है उस वक्त उनका बैलेंस जीरो होता है और थ्रू आउट दैट अकाउंटिंग पीरियड उसका बैलेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है तो वो वापस जीरो हो जाते हैं। तो इस वजह से कि जीरो से स्टार्ट होके वापस जीरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें कहते हैं कि ये हमारे टेम्पररी अकाउंट्स हैं। जबकि एसेट लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी ये जब बिजनेस शुरू हुआ उस वक्त जीरो होता है, लेकिन जब ये एंड पे पहुंच जब ये एक अकाउंटिंग पीरियड में इसका एंड होता है, वहां पर जो इसका बैलेंस होता है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का फिर शुरुआती बैलेंस शुरू कहलाता है या कैरी फॉरवर्ड होता है। अब यानी जरा हमारा कि कंसिस्टेंट आई मीन परमानेंट अकाउंट्स और ये दूसरा टेम्पररी अकाउंट, मतलब ये एक बार और समझाइएगा। जी बेटा मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए परमानेंट अकाउंट, पहले टेम्पररी अकाउंट की बात करते हैं। देखिए हम टेम्पररी अकाउंट का मतलब ये है कि आपने जब एक अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट किया है तो उसमें जो अकाउंट्स आपके टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। टेम्पररी अकाउंट हमने कहा कौन से हैं, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंस है। इन दोनों अकाउंट्स का मकसद क्या है कि जी एक अकाउंटिंग पीरियड में आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं वो आपको बता सके, और जब ये इनकम जनरेट करने का वो सारा हिसाब किताब इनका पूरा हो जाता है तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में हम इसको दोबारा जीरो से शुरू करते हैं। यानी वो जो हमने पहले एग्जांपल ली कि जी जनवरी में 10,000 जो है ना हमारा रेवेन्यू था और 6,000 हमारा जो है ना एक्सपेंस था, तो वो 10,000 और 6,000 वो जनवरी में जीरो से, 1 जनवरी को जीरो से स्टार्ट हुआ होगा और 30 जनवरी को वो वापस जीरो हो जाएगा। जब 1 फरवरी से स्टार्ट होगा तो वो जीरो बैलेंस से शुरू होगा और दोबारा से जो है ना थ्रू आउट फरवरी चलेगा। उसका फायदा क्या होता है कि जी हर अकाउंटिंग पीरियड में, अब ये जनवरी फरवरी में बात कर रही हूँ, आप लोग ये मत समझना कि जो है जनवरी और फरवरी मंथ वाइज हम लोग चलते हैं। हमने पहले कहा था कि जी अकाउंटिंग पीरियड वेरी कर सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए कि एक अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में जो चीज जीरो है और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आके वापस जीरो हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दैट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स दैट वी आर गोइंग थ्रू, उसे हम कहते हैं क्या, ये टेम्पररी अकाउंट्स है। और ये कौन से अकाउंट होते हैं, एक रेवेन्यू होता है और एक एक्सपेंस होता है। ऑन द अदर हैंड जो आपके परमानेंट अकाउंट हैं, जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं या ऑनर्स इक्विटी है, ये आपके परमानेंट अकाउंट है। इसका मतलब है कि ये एक दफा जो इनका बैलेंस शुरू होता है वो उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में खत्म नहीं होता, बल्कि उसका क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो नए अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। यानी वो जीरो आउट नहीं होते। अगर हमारे पास 10,000 कैश है और जनवरी में हम लोगों ने 10,000 और कमा लिए तो 20,000 हो गया। फरवरी के शुरू में हमारा कैश का बैलेंस 20,000 होगा, वो जीरो नहीं होगा। फिर अगर फरवरी में हमने 40,000 और कमाए तो मार्च के शुरू में वो 60,000 रुपए दिखाएगा। यानी ये बैलेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता है या घटता है, लेकिन बैलेंस रहता है। इसलिए ये परमानेंट अकाउंट्स है। जो टेम्पररी अकाउंट है वो बढ़ते हैं और आखिर में हम उसको खुद क्लोजिंग करके खत्म कर देते हैं ताकि अगले महीने से या अगले अकाउंटिंग पीरियड से वो दोबारा जीरो से स्टार्ट हो। अब क्लियर है? यस मैम। जी। अब जरा डबल एंट्री सिस्टम देखें कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। वही बात जो पहले भी हम लोगों ने बताई कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसके दो फोल्ड इफेक्ट होता है और दो अकाउंट्स को या दो से ज्यादा अकाउंट्स को ये अफेक्ट करता है और अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करता है। ये तो जो है ना JR पता नहीं कौन है भाई, इनकी डेफिनेशन है सिंपल सी,
मैं अगर आपको याद दिलाने की कोशिश करूं तो मैं वो न्यूटन्स के जो है लॉ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि जो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये वही चीज़ है, उसी चीज़ के ऊपर बेस करता है। अब इसका मकसद क्या है कि जी अकाउंटिंग इक्वेशन में इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए जब कोई चीज इस तरफ वाली डेबिट होती है तो इस तरफ किसी चीज को क्रेडिट होना चाहिए। अब कौन सी चीज यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जी कौन सी चीज को डेबिट होना चाहिए, कौन सी चीज को क्रेडिट। सिंपल सा रूल है, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि जी सिर्फ बढ़ने को डेबिट कहते हैं और सिर्फ घटने को क्रेडिट कहते हैं, नहीं। ये जो एसेट जो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें हैं लेट्स सपोज के आपका एसेट यहाँ पर मौजूद है। ये जो एसेट है ये साइड लेफ्ट हैंड साइड है और इस साइड को हमेशा हम डेबिट साइड से कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज मौजूद होगी हमेशा याद रखें कि जब वो बढ़ेगा वो डेबिट होगा और जब वो घटेगा तो उसके अपोजिट हो जाएगा यानी क्रेडिट होगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी हैं, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे हैं तो ये जब भी बढ़ेंगे ये क्रेडिट होंगे और जब बढ़ेंगे जब घटेंगे तो उसके अपोजिट हो जाएंगे यानी वो डेबिट हो जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दैट? आप लोगों को मेरा Yes, ma'am. जी आप लोगों को ये बेटा ये कर्सर मूव होता हुआ नजर आ रहा है? नो मैम। जी शुक्र है। चले तो इस चीज से आप लोगों ने याद रखना है बच्चा कि एसेट्स जो है जो इस तरफ है, जैन को नजर नहीं आ रहा जैन। अब मैं आपके आप क्या आपके साथ करूं? खैर अल्लाह मालिक है, वीडियो में दोबारा चेक कर लीजिएगा ताकि आपका जो है ना आइडिया इसमें क्लियर हो। तो इसका मतलब ये है कि आपने कैसे याद करना है कि दिस इज द डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। नाउ डेबिट साइड पे जो भी अकाउंट होंगे वो बढ़ते हुए डेबिट होंगे और जो राइट हैंड साइड पे जो भी अकाउंट होंगे वो बढ़ते हुए क्रेडिट होंगे और जब ये घटेंगे तो इवेंचुअली उसके अपोजिट में जाएंगे यानी एसेट जो है घटते हुए क्रेडिट हो जाता है, लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी घटते हुए डेबिट हो जाते हैं। अब ये तो हम लोग इस परमानेंट अकाउंट्स की बात कर रहे थे। यस देन मे बी दैट्स द रीजन जी। तो इस वजह से अब ये दोनों चीजें हमें समझ आ गई कि जी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट है और ये दोनों लायबिलिटीज ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट है। तीन अकाउंट्स की बात की हम लोगों ने जो परमानेंट है। अब दो टेम्पररी अकाउंट्स भी तो हैं तो उसकी भी तो नेचर हमें पता चल होनी चाहिए ना कि वो कैसे हैं। तो उसके लिए मैं आपको दो बातें बताऊंगी, आपने जिस तरह से याद करना है वैसे आप याद करना है। सिंपल सी पहली बात में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको कहूंगी कि जी भाई एसेट जो है हमारे जो वो हैं एक्सपेंसेस हैं वो एसेट की तरह डील करते हैं यानी वो जब बढ़ते हैं, अगर मैं उसे अकाउंटिंग इक्वेशन में डालना चाहूँ तो मैं कहूंगी कि जी एसेट्स के साथ ही हमारे एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे क्योंकि दोनों की नेचर सेम है। एक्सपेंसेस भी जब बढ़ते हैं डेबिट होंगे और एक्सपेंसेस जब घटते हैं तो क्रेडिट होंगे। और रेवेन्यूज जो है उसकी नेचर कुछ इस तरह से होगी राइट हैंड साइड वाले अकाउंट्स की तरह कि जब वो बढ़ेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे और जब वो घटेंगे तो डेबिट हो जाएंगे। अब उसके पीछे एक रीजन भी बताती हूँ, अगर इस तरह से रट्टा लगाना है ये भी सही है लेकिन एक रीजन भी बता देती हूँ अगर आप लोगों को याद रहता है। देखिए रेवेन्यू जो है प्रॉफिट है, रेवेन्यू अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हमें देगा और प्रॉफिट जब होगा तो ऑब्वियसली वो किस पे इम्पैक्ट करता है, हमारे ऑनर्स इक्विटी पे। हमारे जो मालिक है जो हमारा जो है ना बिजनेस को चला रहा है या जिसने उसमें इन्वेस्ट किया है, ऑफ कोर्स उसके जो है नेटवर्थ को इंक्रीज करता है। तो इसको अगर वो इंक्रीज करता है तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज होते हुए क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो रेवेन्यू भी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और अगर एक्सपेंस जो है वो बढ़ेगा तो वो कहाँ इम्पैक्ट करेगा, हमारी ऑनर्स इक्विटी को। एक्सपेंस माइनस किससे होता है, हमारे ऑनर्स इक्विटी से माइनस होता है। तो ऑनर्स इक्विटी माइनस होते वक्त डेबिट होता है, इसीलिए जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। अब ये
इनके दरमियान लिंक है। अगर आप लोगों को इस तरह से याद रहता है तो भी ठीक है, वरना सिर्फ रट्टा लगाना है कि भाई एसेट और एक्सपेंसेस आर सेम तो भी ठीक है, जिस तरह से आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मैम ये असल में एसिड खुद क्या है? मुझे ये समझ नहीं है, मतलब ये एसिड क्या है मतलब? वो अभी मैं बता रही हूँ बच्चे, वो अभी मैं बताऊंगी कि एसेट है क्या। बस आप लोगों ने फिलहाल सिर्फ ये याद करना है कि ये 5 अकाउंट है हमारे पास, ठीक है। अब है क्या, आप जरा वो आ जाए, सारा सिस्टम इसी के ऊपर बेस करता है कि एसेट है क्या। अब हम लोग एसेट के ऊपर बात कर रहे हैं। एसेट क्या है जी? असासा। उर्दू में अगर हम कहें एसेट क्या है, असासा है। वो तमाम के तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो एक कंपनी या एक बिजनेस ओन करता है और जिससे वो सरमाया वो सारे सरमाए, वो सारे असासे जो एक बिजनेस के पास हैं, जिससे वो एक्सपेक्ट करता है कि यार फ्यूचर में मुझे इससे फायदा हासिल होगा, वो सारे के सारे क्या है, एसेट है। अब एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसने अपने लिए दुकान ली, उसने उस दुकान में जो है ना वो बनाए, क्या कहते हैं, शोकेसेस बनाए। उसने उस दुकान में जो है ना पंखा लगाया, उस दुकान में उसने जो है ना फ्रिज रखे। ये सारे के सारे उसके क्या है, असासे। और ये इसने क्यों खरीदे? इसलिए खरीदे कि उसको बिजनेस में फायदा दे सके। अगर फ्रिज चल रहा है तो उसकी कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो ठंडी होंगी, जूसेस ठंडे होंगे जी, बोतलें, पानी की बोतलें ठंडी होंगी, और जो है ना वो सेल आउट होने में ज्यादा उसको जो है ना फायदा होगा, क्योंकि गर्म पानी और ये या गर्म बोतलें तो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो ये सारी चीजें उसके लिए क्या है, एसेट है। एसेट्स वो चीजें हैं जो आप खरीदते हैं, वो असासे हैं जो आप खरीदते हैं, और आप एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि फ्यूचर में वो हमें फायदे पहुंचाएंगे। ठीक है? अब इसमें इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। पहली चीज कि भाई फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी कैसे है। एसेट्स को हम लोग कहते हैं कि जी 3 हिस्सों में हम लोग तकसीम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो टेंजिबल हैं। टेंजिबल का मतलब क्या है कि हम उसको अगर हाथ लगाएं तो हम लोग छू सकते हैं, हम उसको आंखों से देख सकते हैं। अब उसकी एग्जांपल क्या है, एक बिल्डिंग है, आपने गाड़ी खरीदी, प्लांट लगाया है, फर्नीचर खरीदा, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके फिजिकल एसेट्स हैं। फिजिकल एसेट्स हैं और टेंजिबल एसेट्स। मैम क्या कैश भी एसिड्स हो सकते हैं? हाँ जी बेटा, कैश एसेट है। आपने कैश आपके पास मौजूद है, जेब में आपके पास पैसे हैं, वो आपका एसेट है। ओके। तो अब यहाँ एक बात सुन लें कि जी ये एसेट जो है ना, टेंजिबल एसेट हमने कहा कि वो एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ये सारे के सारे, ये जितने भी एसेट है ना, ये इस्तेमाल करने से कम होते हैं, इनकी वैल्यू घटती है। अब डिपेंडिंग अपॉन उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हम लोग उसकी इस वैल्यू को कम होने वाले अमल को अलग अलग नाम देते हैं। जब हम कहते हैं कि वो टेंजिबल एसेट्स हैं, तो टेंजिबल एसेट्स जब इस्तेमाल करने से उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। जो कल परसों से हम लोग बार बार मैं डेप्रिसिएशन और स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रही थी। वो डेप्रिसिएशन क्या है, वो डेप्रिसिएशन ये है कि किसी भी टेंजिबल एसेट की वैल्यू में इस्तेमाल करने से जब कमी आती है तो वो क्या कहलाता है जी, ये डेप्रिसिएट हो रहा है। अगर आपने एक गाड़ी खरीदी है और वो गाड़ी जो है आपने नई खरीदी थी, लेकिन जब आप उसको बाद में 4-5 साल बाद बेचने के लिए जाते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी क्यों आती है, क्योंकि वो डेप्रिसिएट हो गई। अब वो उस कंडीशन में नहीं रही जिस वक्त आपने उसको नया नया खरीदा था, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो गई जी, कम हो गई। दूसरी तरफ आ जाए, दूसरे टाइप के जो एसेट्स हैं वो कौन से वाले एसेट्स हैं, वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट का मतलब यह है कि जी इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, आप उसको देख सकते नहीं है। जब, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊं कि जी जब आपने जो है एडमिशन लेने थे तो आपने ब्यूटम्स क्यों चूज किया, कि ब्यूटम्स का नाम है। आपने ये देखा कि जी इस वक्त कोयटा में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो मौजूद हैं, हो सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे अच्छे हों, जैसे पर्ल है या दूसरे हैं जो आपको अच्छे नाम वाले हैं वो भी, लेकिन आपने उनके ऊपर ब्यूटम्स को क्यों प्रेफरेंस दी, क्योंकि ब्यूटम्स जो है वो सरकारी है और एक वेल मेंटेन्ड अपना एक उसका जो है नाम है, लोगों में वो पहचाना जाता है, इसीलिए आपने
ब्यूटम्स को प्रेफरेंस दी। अब ये ब्यूटम्स की क्या है, ये ब्यूटम्स की गुडविल है, ये ब्यूटम्स की गुडविल है कि लोग इसके नाम से पहचानते हैं। इसी तरह आप क्या करते हैं, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप लेट्स सपोज ये हमारे पास सरमाया है, हम चाहते हैं कि हम एक नया जो है ना फूड चेन यहाँ पर लेके आए, हम चाहते हैं हम डोमिनोज से जो है ना कांटेक्ट करते हैं कि जी हमने उनकी एक फ्रेंचाइज यहाँ पे खोलनी है, डोमिनोज वाले हमसे पैसे लेंगे। ठीक, क्यों पैसे लेंगे, क्योंकि उनका एक नाम बन गया है। ये जो फ्रेंचाइज सिस्टम है सारा, ये क्या करते हैं, ये नाम खरीदते हैं उनसे, उनके स्टैंडर्ड अडॉप्ट करते हैं, उनको उसके बदले में पैसे देते हैं। ये सारी की सारी क्या चीज़ है, ये उनके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब डोमिनोज जिसने ओरिजिनली शुरू किया होगा, आई डोंट नो अमेरिका में या इंग्लैंड में, कहाँ पर और कौन से साल में शुरू किया होगा उस बंदे ने, वो वहां पर बैठा है, उसे नहीं पता कि जी उसका पिज्जा हम लोग यहाँ कराची में खा रहे हैं और यहाँ पर जो है ना उसको कौन चला रहा है, उसे नहीं पता। वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो अपना नाम बेच रहा है आगे। तो ये जो नाम वो बेच रहा है, ये उसकी उसकी गुडविल है, ये उसका उसका एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है। अब ये जो एसेट मैम अगर उसके गुड्स सही नहीं होंगे तो उसका नाम डुबा भी सकते हैं ना, तो वो तो गुड अगर सही नहीं है तो वो तो यहाँ वालों का मसला है ना, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जी बदनाम हो जाए, लेकिन फिर भी जो है ना बहुत सारे लोग उसके ऊपर प्रेफर करते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे केएफसी पे जो है ना इतना ज़्यादा स्टार्ट हो गया था कि भाई वो चूहे मार के जो है ना उसको पका रहे हैं, कि कभी क्या है, कभी वो हमें कच्चा सर्व कर देते हैं, कभी जो है ना इंतहाई फजूल सा बना के देते हैं, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। केएफसी के नाम पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केएफसी ऑल अराउंड द वर्ल्ड काम कर रहा है। अगर एक जगह पर उसका जो है ना गुडविल खराब हो रही है, 4 लोग नहीं जाएंगे, 5 लोग नहीं जाएंगे, बाकी सारे ढीठ है वो जाएंगे, वो ये गधा खिलाते हैं या कुत्ता खिलाते हैं, हम लोग खाएंगे, वहीं पे खाएंगे। ठीक है, तो उस चीज में यानी फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये सारे के सारे उसके एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। अगर आप जो है अपना एक नाम बनाते हैं तो उस चीज को आप जो है ना अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने देखा हो कोका कोला पे एक आर बना हुआ होता है छोटा सा सर्कल के बीच में, ये जो है रजिस्ट्रेशन का उसका मार्क है कि जी ये चीज, ये जो हम लोगों ने कोका कोला लिखा हुआ है, इस तरह से कोई और इसको यूज नहीं कर सकता, ये रजिस्टर्ड है, ये हमारा है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे टीएम लिखा होता है तो ये क्या है, ट्रेडमार्क है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, उसकी इंटेंजिबल एसेट्स है। ये इंटेंजिबल एसेट्स जो है जी बेटा। अब मैम आपने कहा कि एसिड्स जो है उनकी कीमत जो है घटती है, तो क्या इंटेंजिबल एसिड्स भी घट जाते हैं, मतलब उनकी जी जी बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स भी वैल्यू उसकी इंटेंजिबल एसिड्स वैल्यू जो है डिवैल्यू होती है। हाँ जी, इंटेंजिबल एसेट्स भी डिवैल्यू होते हैं, और जब इंटेंजिबल एसेट्स डिवैल्यू होते हैं तो वरदान हम उसे डेप्रिशिएट नहीं करते, हम उसे क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं। ये जो उसके नीचे हमने लिखा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए कि जी इंटेंजिबल एसेट्स की जब वैल्यू कम होती है तो वो अमोर्टाइजेशन होती है। अब मैं आपको बताऊं कि जी किस तरह से होती है, क्योंकि हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक चीज आपको बता रही हूँ। लेट्स सपोज कि आप एक नई चीज इन्वेंट करते हैं, या लेट सपोज कि जी ब्यूटम्स का नाम है, ब्यूटम्स ने जो है ना अपना रजिस्टर्ड अपना जो है ना नाम लिखा हुआ है कि जी ये इतने अरसे के लिए जो है ना हम लोगों का नाम है। अब होता क्या है कि जी हमारे पास जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जिसके पास कंपनीज जो है अपने आप को रजिस्टर करती हैं, वहां पर ब्यूटम्स ने एक खास अरसे के लिए इस नाम को अपने लिए मुख्तस किया हुआ है। अब हुकूमत क्या करेगी कि जी हो सकता है उन्होंने मैं आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि हो सकता है कि उन्होंने जो है ना 20 साल के लिए ये नाम जो है ना हमें दिया हुआ है। 20 साल के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा, हमें दोबारा से एक फीस जमा करवानी पड़ेगी कि जी ये नाम अभी भी हमारे ही हाथ में हो और किसी के पास ना जाए। ठीक है, तो ये जो अगर 20 साल के लिए हम लोगों ने फीस उसकी जमा करवाई है, तो हम क्या कहेंगे कि जी 20 साल के बाद अगर 1 महीना गुजर गया तो समझो कि इसके 1 महीने की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, अमोर्टाइज हुई है। 2 महीने की वैल्यू अमोर्टाइज हो गई, 3 महीने की अमोर्टाइज हो गई। तो इस तरह इसकी वैल्यू भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जब कम होती जाती है हम इसे क्या कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अमोर्टाइज हो रहा है। हो गया।
अमोर्टाइजेशन का मतलब ये कि कम होना है? जी बेटा, ओके। ठीक है। ये डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन तीनों का मतलब कम होना है, लेकिन सिर्फ वो जो है ना उसके टाइप की वजह से अलग अलग उसके नाम हो गए। टेंजिबल है तो डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन, नेचुरल रिसोर्स है तो डिप्लेशन। ठीक है। जितने भी एसेट हैं आपके दुनिया में, जितने भी एसेट हैं वो सारे के सारे जब इस्तेमाल होते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आती है, माँ सिवाय मैम यहाँ पे इंटेंजिबल्स में गुडविल भी लिखा हुआ है, फ्रेंचाइज भी लिखा हुआ है, तो जब गुडविल तो टाइम के साथ बढ़ जाती है ना। कम भी हो सकती है। अगर ब्यूटम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा फजूल किस्म के जो है ना हम लोग लेक्चर्स देना शुरू कर दें और जो है ना हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं रहे, हमारे बच्चे जो है ना जो पास आउट होते हैं उनको कहीं पर जो है ना जॉब ना मिले, तो गुडविल कम भी हो जाएगी। हो सकती है ना गुडविल, हर चीज़ कम हो सकती है। गुडविल जो है ना वो लाजमी नहीं है कि वो बढ़े, हो सकता है वो कम भी हो जाए। अब कोई कंपनी है जी, उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है कि वो अच्छे ऑपरेशंस कर रही है, अगर उसने नुकसान करना शुरू कर दिया, अपने स्टेक होल्डर्स को जो है ना फ़ायदा देना या डिविडेंड्स देने से इनकार कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल कम हो जाएगी मार्केट में। क्या? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि मैम जितने एक भी क्वेश्चन। जी बेटा जी। मैम अगर किसी इलाके में बिल्डिंगों की वो रेट कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, तो ये लॉ में कोई डिफेक्ट होगा या कुछ? मतलब हमारे इलाके में ये जो ज़मीनें हैं इनकी कीमत कम होती ही नहीं है, मतलब बढ़ती जाती है, मतलब इसको कैसे अच्छा, बयान करेंगे? हाँ मैं उसी के ऊपर आ रही हूँ। देखिए, हमने कहा कि दुनिया में जितने भी एसेट है ना, जितने भी एसेट है उसकी वैल्यू कम होती है। सिर्फ एक एसेट ऐसा है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती और वो ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन तबाह नहीं होती, बर्बाद नहीं होती, उसकी वैल्यू में किसी भी तरीके से कमी नहीं आती है। आप उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो जाएगी, इस्तेमाल के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी, लेकिन ज़मीन अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। तो ज़मीन वो वाहिद चीज़ है जिसकी वैल्यू इंक्रीज होती है लेकिन कम नहीं होती इस्तेमाल से। ठीक हो गया? अब एक तरह की ज़मीन है जिसकी वैल्यू में कमी आती है। अब वो कौन सी ज़मीन है कि जी जिस ज़मीन को हम लोग किसी कारामद काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी हम उसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे, उसके ऊपर कोई प्लांट नहीं खड़ा कर रहे, हम उसको सिर्फ इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम उससे जो है ना कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करें। हम उससे जैसे कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करें। अब किस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं? नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ। ये जो ज़मीन है ना जो आपने एक्वायर की है सिर्फ इसलिए फॉर द सोल पर्पस कि आप उससे कोल एक्सट्रैक्ट करें या आप उससे ऑयल निकालें या आप उससे और मिनरल्स निकालें, तो ये जो ज़मीन है ये ज़मीन नहीं कहलाती है। इसे हम एक्स्ट्रा एक हेडिंग देते हैं, हम उसे किस में डालते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में डालते हैं। और ये जब हम इससे ऑयल निकालते हैं या कोल निकालते हैं, तो इसका जो आउटपुट होता है उसे हम लोग वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इन्वेंट्री में। हम कहते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज वक्त के साथ साथ कम हो रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो रहे हैं। इन्वेंट्री क्या है जी? इन्वेंट्री वो एसेट है जो आप परचेज करते हैं या हासिल करते हैं दोबारा आगे बेचने के लिए। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन कहते हैं। तो मैम यहाँ पर जी मैम वो ज़मीन जो बंजर हो जाती है उसका क्या है? मतलब कि वो भी डिक्रीज हो जाती है, काश्त के काबिल नहीं रहती तो? काश्त के काबिल नहीं रहती, उसको हम लोग किसी और काम में ला सकते हैं ना। लेट्स सपोज जमीन बंजर हो गई, हम उसके ऊपर घर बना सकते हैं, फार्म हाउस बना सकते हैं, हम उस पर मवेशी रख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। जब नेचुरल रिसोर्सेज वाली ज़मीन जो है वो डिप्लीट हो जाती है, डिप्लीट का मतलब क्या है कि अब वो जो जितने भी हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज दे रही थी ना वो उसमें ख़त्म हो गए। अब वो उसमें और निकलने की जो है ना उसमें कैपेसिटी नहीं रही, तो अब हम उसे किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हम उसे हम कहते हैं कि हम इसके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए, अब हम उसे एज ए रेगुलर लैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उस पर कोई घर बना सकते हैं, हम उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। अब वो लैंड बन गई, अब वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जी ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं अगर किसी जगह पे, ये संदक जो है ना वो आपके संदक के जो पहाड़ हैं जिसमें जो है ना सारे आपके गोल्ड जो है ना बन रहा है, ये अभी तो नहीं बना,
सदियों से जो है ना ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस है जिसकी वजह से जो है ना ये डिपॉजिट्स वहाँ पर बने, और जिस रफ्तार से हम उसको निकाल रहे हैं उस रफ्तार से वो वापस नहीं बन सकते। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज सारे के सारे क्या हो गए जी, डिप्लीट हो गए। अगर सऊदी अरब से पेट्रोल निकल रहा था, ऑयल निकल रहा था, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा जो है ना प्रॉस्पेरिटी का बाइस बना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी रियलाइज किया कि जी देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन वी विल हैव नो लॉन्गर एक्सेस टू दीज ऑयल डिपॉजिट्स, ये ऑयल डिपॉजिट्स हमारे डिप्लीट हो जाएंगे। तब उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने स्विच किया कि जी हम अपने आप को जो है ना इस तरह बनाएंगे कि ये ऑयल अगर कल ना रहे तब भी हम लोग प्रॉस्पर कर सकें। तब उन्होंने दुबई को चेंज कर दिया एज ए टूरिस्ट सिटी, ठीक है, एक ऐसा उसको तरीकाकार बना दिया कि जो है ना अब ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जाते हैं वहां पर जो है ना विजिट करने के लिए। सिर्फ इस डर से कि हमारे ऑयल रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, उन्होंने अपने पूरी इकोनॉमी को चेंज कर दिया, दूसरी तरफ ले गए। अच्छा, अब एसेट्स आप लोगों को क्लियर है कि क्या क्या है? यस मैम। ठीक, चलें, तो 5 मिनट मेरे ख्याल से रह गए हैं। आज शायद हम लोग सिर्फ एसेट्स को ही कवर कर सकें शायद। एंड में मेरे 2 ही स्लाइड्स रह गई हैं। अगर मैं सपोज चलें देखते हैं, कोशिश करते हैं कि जो है हम हमसे कवर कर लें शायद। कन्वर्टेबिलिटी के लिहाज से अगर हम देखें तो हम एसेट्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर, वो तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से था जिसमें हम लोग उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे थे। कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो हम कहते हैं कि 2 तरह के एसेट्स हैं। एक कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन तमाम एसेट्स को जो कम से कम पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो सके उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है, करंट एसेट्स हैं। अब इसमें स्टॉक आ जाता है, इन्वेंट्री आ जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, सारे के सारे जितने भी हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे किस में आते हैं, करंट एसेट्स में आते हैं। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वो एसेट जो खुद कैश है या कैश में कन्वर्टेबल हो सकते हैं वो करंट एसेट्स हैं। दूसरे एसेट्स हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स हैं वो एसेट जो आसानी से कन्वर्ट नहीं हो सकते कैश में। अब उसकी एग्जांपल क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है। हमने ज़मीन बेचनी है, कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा कि जब कोई आगे से एक बंदा हमें मिले जो उस हमारी बताई गई कीमत पे उसे खरीदने पे राजी हो जाए। अगर यूजेज के हिसाब से देखें तो हम कहते हैं कि भाई कुछ ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं। ऑपरेटिंग एसेट्स का मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं वो एसेट्स जो हमने खरीदे हैं वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो डायरेक्टली उसमें काम कर रहे हैं। अगर ब्यूटम्स में हम लोगों ने चेयर्स रखी हुई हैं या हम लोगों ने वो लगाए हुए हैं, मल्टीमीडिया लगाए हुए हैं, कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, तो ये ऑपरेटिंग एसेट्स हैं। हमारा काम क्या है, लेक्चर डिलीवर करना। उस वो मल्टीमीडिया, वो चेयर्स हमारे उस काम को हेल्प आउट करता है करने में। जबकि नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या है, वो एसेट्स जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। वो एसेट्स हमारे पास मौजूद है लेकिन डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है बसेस है, हमारे पास बसेस हैं, हमारे पास जो है ना हम लोगों ने अपने टीचर्स के लिए जो है ना फ्लैट्स बनाए हुए हैं। वो डायरेक्टली हमारे काम में जो शामिल नहीं है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारे पास हम ऑन करते हैं लेकिन हमारे ऑपरेशंस में वो डायरेक्टली हमारा फायदा नहीं देते। जी 2 ही स्लाइड्स रह गई हैं, लाइबिलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं। ये दोनों छोटे छोटे हैं एसेट्स। ये ज्यादा नहीं बेटा 2 चीजें हैं ना, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं बस इन दोनों को भी कवर कर दूं तो ये वाला चैप्टर आज के दिन में हमारा क्लोज हो। ठीक है, ये छोटा है, ये तो ज्यादा नहीं है। वो क्योंकि जो जिसको हम लोगों ने 1 घंटा जिसमें डिस्कस किया वो क्योंकि बेसिक था, तो मैं चाहती थी कि वो आप लोगों का जो है ना सही से बन जाए। जी फिरदौस, बस कर लेंगे हम लोग। मैम प्लीज बाद में हमें असाइनमेंट सबमिट करना है। किसका असाइनमेंट सबमिट करना है? आखिरी 2 चीजें रह गई हैं। अगर मैं आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, वरना फिर आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा। सोच लें।
ये छोटा सा है, सिर्फ मैम जिस जाना है बताए, और जिन्हें पढ़ना है वो बैठे और वो बात रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो आप लोगों ने जो अगर देखना हो तो आप लोग बाद में इसको उसमें भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में ये बता दूंगी, तो अगर जिसको ज़रूरी काम है तो वो जा सकता है, बाद में वो उसको यहाँ पे चेक कर लें। ठीक है, अटेंडेंस आप लोगों की बेटा जब मीटिंग ख़त्म होगी तब हमारे पास जनरेट होती है, तो थोड़ा सा सब्र करें उसके साथ। आप लोगों का नाम सारे सबका मेरे पास आ जाएगा जिसने जो है ना मीटिंग अटेंड की है। ठीक है, अच्छा तो लाइबिलिटीज की बात कर रहे थे हम लोग। हम कहते हैं कि लाइबिलिटीज जो है ना वो सोर्स है जिसके थ्रू राइट हैंड जो आपका इक्वेशन का है, वेदर वो लाइबिलिटीज हैं या ऑनर्स इक्विटी हैं, ये वो सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमारे पास वो पैसे जनरेट होते हैं जिससे हम लोग एसेट्स को परचेज करते हैं। तो लाइबिलिटीज भी वो सोर्सेज हैं अक्वायर करने के उन एसेट्स को। अब लाइबिलिटीज क्या है जी, ये हमारी डायरेक्ट हमारे अपने रिसोर्सेज नहीं है, ये वो रिसोर्सेज हैं जो हम लोगों ने किसी और से लिए हैं। ये हमारे डेट्स हैं, इसमें नोट पेबल आ जाएगा, अकाउंट पेबल आ जाएगा, और ऐसा कोई भी अकाउंट जिसके आगे पेबल लिखा हुआ हो तो आप लोग आसानी से जो है ना बता सकते हैं कि ये लाइबिलिटीज हैं। ये भी रिसोर्सेज हैं एसेट परचेज करने के लिए, लेकिन ये हमारे डायरेक्ट रिसोर्सेज नहीं है, ये हम लोग किसी और से उधार लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं। तो करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जो 1 साल के अरसे में हमने, और 1 साल के अरसे में या एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने वापस करनी है, उसे हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो हैं जो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा या 1 साल के बाद, 1 साल से ज्यादा अरसे में हम लोगों ने वापस करनी है। तो करंट लायबिलिटीज में आप देखते हैं कि भाई अगर कोई लोन आपने लिया है, उसकी कोई इंटरेस्ट पेमेंट आप दे रहे मैम हैं, लाइबिलिटीज को उर्दू में क्या कहते हैं? लायबिलिटीज को उर्दू में क्या बोलेंगे अभी, उधार, या अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। लायबिलिटी यानी आपकी जिम्मेदारी है, आपने जो है ना, लायबिलिटी को वैसे तो जिम्मेदारी कहा जाता है। आपकी जिम्मेदारी यानी ये पैसे या ये चीजें, ये रिसोर्सेज वो हैं जो आपने हासिल तो किए हैं दूसरों से, लेकिन आपके ऊपर ये जो है ना उधार है, और आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसको वापस भी करना है। ओके। और है जी आखिरी चीज कि जी ऑनर्स इक्विटी। अब ऑनर्स इक्विटी क्या है, ये भी रिसोर्स है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे ये भी रिसोर्स है उस एसेट्स को परचेज करने का, लेकिन ये वो रिसोर्स है जो आपने खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। जब एक आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपने जितने पैसे उस बिजनेस में डाले हैं वो आपका ओनर्स इक्विटी कहलाता है। और ये बढ़ता है और कम होता कैसे है, जब भी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई एसेट लेके आ रहे हैं, तो ये बढ़ता है। और जब भी आप उसमें से अपने जाती इस्तेमाल के लिए कोई पैसे निकाल रहे हैं तो ये घटता है। और क्या चीज इसको घटाती है, अगर आपका जो है नुकसान हुआ, लॉस हुआ किसी अकाउंटिंग पीरियड में, और क्या चीज बढ़ाती है, अगर आप किसी अकाउंटिंग पीरियड में आपका फायदा हुआ। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमारे जो है जी सना जरिया माश कहाँ से ढूंढ के लाई, एग्जैक्ट वर्ड निकाल के लाई। अच्छा यहाँ पर हमारा ये खत्म हुआ बच्चे। तो मैम सवाल जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल पूछिए। मैम आपने कहा कि मिसाल के तौर पर एसिड जो है किसी शख्स का सरमाया है, तो सरमाया ऐसे बंदों का सरमाया कि नहीं, मिसाल असासा असासा असासा। सासा हाँ तो मैम जब कोई बिजनेस लगा रहा है उसके खुद के पैसे है, तो क्या उस वक्त लायबिलिटीज उस पर लागू होते हैं? मतलब क्योंकि वो पैसे उसके खुद के ही है, तो वो किसी से ना उधार है ना उसको, मतलब उस पर कोई जिम्मेदारी कि वो पैसे किसी को दे दे, बल्कि वो खुद उसका है, तो उस पर लायबिलिटीज बन जाती है। नहीं बेटा, फिर वो ऑनर्स इक्विटी है। ठीक है? हम ये कहते हैं कि जो भाई अकाउंटिंग इक्वेशन का राइट हैंड साइड है वो सारे का सारा रिसोर्स है,
वो रिसोर्स है जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड वाले एसेट हम परचेज करते हैं। तो अगर उसने खुद इन्वेस्ट किया तो वो उसके इक्विटी है, अगर उसने किसी से उधार लिया है तो वो उसकी लायबिलिटी है। अगर उसने कोई लोन लिया ही नहीं है तो लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। हाँ, फिर लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ तक आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ आ गया। फिलहाल और क्या एक्सप्लेन करूँ बेटा, दोबारा से माइक ऑन करके बताएं मुझे, क्या एक्सप्लेन कर दूं दोबारा? मैम ओनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी बेटा, हमने कहा कि जब एक बंदा खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो उसकी ऑनर्स इक्विटी कहलाती है। वो जो उस दिन हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ रहे थे, तो अगर यहाँ पार्टनर होते तो यहाँ पर ये पार्टनर्स इक्विटी कहलाती है, अगर कॉर्पोरेशन हो तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कहलाती है। ये क्या है कि जी जब आपने खुद इन्वेस्ट किया है, अब ये इन्वेस्टमेंट के जितने भी पैसे हैं इससे की मदद से आप एसेट खरीदेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है क्योंकि ये आपने खुद उसमें इन्वेस्ट किया है। अब हम कह रहे थे कि जी ये दो तरह से बढ़ता है और दो तरह से घटता है। दो तरह से बढ़ता कैसे है कि जब आपने इन्वेस्ट किया, चाहे आपने कैश इन्वेस्ट किया या चाहे आपने उसमें कोई एसेट अपना कोई जाती एसेट आपने जो है ना बिजनेस के लिए लगा दिया, तो आपका ओनर्स इक्विटी क्या हो गई, बढ़ गई। और बढ़ी तो इसका मतलब है वो क्या हुई, क्रेडिट। दूसरा किस वजह से ये जो है ना क्रेडिट होता है कि जब आपने प्रॉफिट जनरेट किया, आपके बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल रहे, आपने प्रॉफिट जनरेट किया, उस सूरत में ये क्या हुआ जी, बढ़ा। घटता किस वजह से है, दो तरह से, कि जब आप जो है ना अपने जाती इस्तेमाल के लिए अपने बिजनेस से पैसे निकालें, विड्रॉल जब भी आपने किया तो आपका कैपिटल क्या हुआ जी, घटा। दूसरी की सूरत में आपका कैपिटल कम होता है जब आपका नुकसान हुआ, किसी अकाउंटिंग पीरियड में आपका नुकसान हुआ, तो आप ऑटोमेटिकली उसे क्या करते हैं, कहाँ शो करते हैं, आप उसे शो करते हैं ऑनर्स इक्विटी सेक्शन में। आखिरी में आप उसे वहां से माइनस करते हैं। ये तो सारा थ्योरी था इसका। जब आप इसको प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि ये इस वजह से बढ़ता है, इस वजह से घटता है, आगे जाके ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको सब कुछ क्लियर है। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम क्या ये स्लाइड्स हमें मिल सकेंगे? बेटा ये स्लाइड्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेक्चर नंबर 1 में नहीं, लेक्चर नंबर 2 में नहीं, लेक्चर नंबर 1 में ये स्लाइड जो है फाइल्स में अपलोडेड है। आप वहां से जो है ना, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है या बंद हो गई है? बंद हो गई मैम। बंद हो गई है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आप कहाँ से देख सकते हैं। अभी नजर आ रही है? खुल रहा है इसमें। हाँ, तो ये देखिए यहाँ आप जब अपनी टीम में जाएंगे, ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पर ये फाइल्स हैं और इस फाइल में ये आपका जो है ना बेसिक अजम्पशन की स्लाइड्स मौजूद हैं, और ये अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 बुक का भी आपका मौजूद है, ठीक है। तो ये सारे लेक्चर्स चैप्टर नंबर 1 में होगा? हाँ, चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही हिस्सा थे, तो इसीलिए लेक्चर नंबर 2 में मैंने इसे अपलोड नहीं किया। ये जो है ना लेक्चर नंबर 1 में आपके पास मौजूद है पढ़े हुए, ठीक है। ओके मैम, हम देख लेंगे। चले, सही है। तो नेक्स्ट क्लास फिर जो है ना इसी टाइमिंग पे रखेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग जो है ना थोड़ी सी फिजिबल है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। कोई और काम नहीं होगा इस वक्त, तो मैं को टाइम करें, मिसाल के तौर पर 9 से 10:30 इस तरह की। 9 से 10:30 बजे बहुत मुश्किल हो जाते बेटा उस वक्त, क्योंकि और भी काम होते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोई भी होती हूँ, तो इसीलिए जो है ये वाली टाइमिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। अगर हाँ आप कहेंगे दो से ऑनवर्ड करें तो भी शायद हम लोग कर लें, 1 से ऑनवर्ड करना चाहें तब भी कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, फिर अगर किसी को कोई इशू हुआ तो वहाँ पर डिस्कस मैम जी। मैम, जब कोई कंपनी किसी कंपनी का ओनर अपनी पर्सनल यूज के लिए पैसे कंपनी से विड्रॉ करेगा तो वो बैलेंस शीट में लिखा आएगा? हाँ जी, वो बैलेंस शीट में लिखा आता है, वो एज ए ड्राइंग जो है ना वो उसमें आ जाता है। और इनिशियल बैलेंस शीट में आता है, बाद में क्योंकि हम लोग क्लोजिंग करेंगे तो वो जो है ना उधर से ऑटोमेटिकली उसकी कैपिटल में से कम हो जाता है। तो अभी जब हम लोग अगली क्लास से इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तब आपको जो है ना वहाँ समझ आएगा, ठीक है। चलिए जी, फॉर नाउ आप सब जो है खुश रहें। अगले
क्लास तक में भी हम लोग सैटरडे को अगर क्लास कर लें तो देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर जो है ना मंडे से क्लास करेंगे, ठीक है। पर मैं चाह रही हूँ कि हम लोग ज़्यादा हफ्ते में 3 क्लासेस रखें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी क्लासेस लेट स्टार्ट हुई हैं। तो अगर 3 क्लासेस करेंगे तो 2 क्लासेस में अगर पढ़ा, तीसरी क्लास में हम लोग जो है ना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश, तो एटलीस्ट मैम हमारा ये मैम जो सेमेस्टर भी तो 2 महीने का नहीं होगा ना? मैम मंडे को हमारी क्लास सिर्फ एक है, आप मंडे को ले लें। चले सही है, देखते हैं। मैं सैटरडे को आप लोगों की कोई क्लास है नहीं है? है मेरे ख्याल में। इंग्लिश के है, इंग्लिश के है। या तो फिर ऐसा करेंगे कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे कर लेंगे। उसमें ये हो जाएगा कि ये एक 2 क्लासेस में हम लोग जो है ना पढ़ लेंगे, और तीसरी क्लास में हम जो है ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या अगर आप लोगों को कोई इशू होगा तो वो साथ साथ उसको सॉल्व करते जाएंगे। इस तरह से हमारा जो है ना कवर भी हो जाएगा, और दूसरों के साथ जो जिन्होंने पहले से क्लासेस स्टार्ट की हुई हम लोग उनके साथ जो है ना रिकंसाइल कर देंगे। और साकिब स्टिल वी आर नॉट श्योर कि बेटा ये 2 महीने का होगा या उससे ज़्यादा का होगा, क्योंकि अभी तक सब कुछ बहुत ज़्यादा केओस में चल रहा है। किसी चीज़ का सही एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि वो कितने टाइम पीरियड में हम लोग ख़त्म करेंगे। ये क्लासेस भी इसी वजह से लेट हो गई, क्योंकि आस्ता आस्ता स्विच कर रहे थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे क्या होता है। तो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। मैम अभी भी रिकॉर्डिंग भेजे।